नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जेके पीएससी 2023 का प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट जो आज की डिस्कशन में रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोल दूंगा कि लेक्चर लेक्चर जो अभी बन रहा है, ये वीडियो जो है इसको एंड तक देखना है क्योंकि आपकी कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि भाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो पेपर की थी वो क्या थी। ठीक है, वो तब हम बता पाएंगे जब हम पेपर को चेक करेंगे। सबसे पहले हम पेपर को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि भाई रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस किस क्वेश्चन की गई है और किस किस की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बनती है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन। दूसरा पॉइंट है लेवल ऑफ डिफिकल्टी और कौन कौन से क्वेश्चन कितने सही हो सकते हैं बाय द एलिमिनेशन टेक्निक, और वैसे भी जनरल वे में क्या यूपीएससी पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए हैं, क्या जेके पीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए हैं। तो वो हमें देखना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए देखना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एस्पिरेंट 2024 में जिनका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होगा तो 2024 की तैयारी करेंगे, तो माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में उनको क्या होना चाहिए कि भाई किस तरीके से और किस डायरेक्शन में पेपर जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि भाई ये किस तरह से लेवल है। दूसरी बात ये है कि यार आपको परसेंटेज नहीं आती क्या। आप ये पूछते हो सर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो मैंने कितनी बार बोला है 0.66। 33% के, आप मेरे को बताइए 200 नंबर का पेपर है, इसमें से 33% निकालने, बताइए कैसे निकालने। आपको 33% निकालना नहीं आ रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज क्वेश्चन आए थे ना सीसेट में, कैसे आया था, उसमें लिखा था ना कि भाई 25%, 10% ये या फिर 10% सक्सेसिव डिस्काउंट करना है। तो वहां पे क्वेश्चन कैसे निकाला अगर आपको यहां नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 है, 100 जो है इसका 10% कितना होगा, इसका 100 का 10% 10 होगा। अब 200 है, 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा। अब इसका जो अब ये 10% 20 है, ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 10% ये आया और आपने चाहिए कितने, 3 इंटू 3 करो, प्लस 1% निकालो उसका इंटू 3 करो, पता चल जाएगा आपका ये कितने बढ़ रहे हैं। 20 इंटू 3 प्लस 1% कितना हुआ, तो 2 हुआ। ठीक है, 2 इंटू 3 ये कितना बना, 60, प्लस 3 दूने 6, 66। भाई 66 सी सेट में आपको ये चाहिए मार्क्स, 66 67, ये आपको मार्क्स चाहिए किसमें, सी सेट क्वालिफाई करने के लिए। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो दोनों पेपर की 0.66 करनी है, 0.33 नहीं करनी है। वो 33% बोला है उन्होंने, ना कि 0.33 आपने करना है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, करेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल कि आपके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 80 बने। अगर आपके इनकरेक्ट बन रहे, इनकरेक्ट में से आपको लग रहा है कि भाई इनकरेक्ट आंसर की मैच करके, फॉर एग्जाम्पल आपके 10 इनकरेक्ट है, तो 10 को जो है 0.6 से मल्टीप्लाई करके जितने बने और इसमें से ये निकालने, उतने आपके टोटल मार्क्स बनेंगे फॉर द GS1 एज वेल एज GS2। GS2 मतलब हो गया पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2। सी सेट में आपको 67 मार्क्स चाहिए चाहिए क्योंकि वो क्वालिफाई है। उसके ऊपर आपके मार्क्स 250 तो मार्क्स वो नहीं है, 150 बन रहे हैं, 180 बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं, उसका कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको बेसिकली आपको सी सेट में 66 67 लेने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। अब जो पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में कितने मार्क्स चाहिए क्या है वो बात की बात है, क्योंकि पेपर अगर देखेंगे हम 2022 का पेपर और 2023 का पेपर में क्या अंतर है और क्या चीज है। देखो 2022 में पोस्टें कितनी थी, अराउंड 218 220 तक पोस्टें थी। ठीक है, और 23 में कितनी है, 75 पोस्ट है। इस टाइम में जब ये 2022 में इतनी पोस्ट थी तो बच्चे कितने किए थे प्रीलिम क्वालिफाई किए थे जिन्होंने, अराउंड अराउंड बोल रहा हूं मैं, अराउंड 5000 के आसपास। अब बच्चे कितने जाएंगे, 1800 2000 के आसपास जो प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे और फिर वो मेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेंस लिखेंगे, और फिर मेंस के बाद वो इंटरव्यू देंगे।
बट ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो है, पिछली बार जो था वो सी सेट टफ आया था, सी सेट टफ आया था, तो मैक्सिमम जो बच्चे थे वो आउट थे सी सेट से, तो इसलिए कट ऑफ जो है 2022 का वो बिल्कुल लो गया है, कैटेगरी वाइज 35 से 55 गया कट ऑफ पिछली बार का, इवन के 30, लेकिन ये 2022 का है। 23 में सी सेट आपका इजी आया है, आपके पैसे अगर कंप्रीहेंशन पैसेज आपने पढ़ा है कहीं, कंप्रीहेंशन पैसेज अगर आपने 40 क्वेश्चन आए ना, 8 पैसेज आए, तो 40 में से आप 35 36 क्वेश्चन कर सकते हैं इजिली, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये आप सी सेट तो यहीं से क्वालिफाई कर सकते हो, कंप्रीहेंशन, रीजनिंग मैथ को छोड़िए, राइट। तो ये अब कट ऑफ जो 2023 का क्या रहने वाला वो टोटली डिपेंड करेगा पेपर 1 पे, क्योंकि सी सेट 90% जनता का पेपर पिछली बार 2022 में और 2023 में फर्क है कि 2023 में पेपर सी सेट सबका क्वालिफाई है। अब पेपर 1 में कट ऑफ कितना जाएगा मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले पेपर में रिप्रेजेंटेशन जो डाली गई है और उससे आपके जो मार्क्स है ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है वो देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के लिए ये आपकी प्रोविजनल आंसर की है इस बार की जो दी गई है, और इसमें क्लियरली बताया गया है कि भाई आपने जो ये पेपर सेट ए की आंसर की दी है उन्होंने, जेकेपीएससी ने, सी सेट के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी, और इसमें क्लियरली लिखा है कि भाई the candidates are advised to refer question booklet series A to match the corresponding questions in their respective question booklet series, ठीक है। और किसी को भी अगर लग रहा है कि भाई क्वेश्चन कोई गलत है, आंसर की गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। ये आपका जे डेट जो दी गई थी ये 18 तक दी गई थी, और जितनी ये प्रेजेंटेशन गई है और जो एस्पिरेंट्स ने बताया है तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है अगर आपके आंसर वो सही हुए हैं, ठीक है। और ये फॉर्म वगैरह आपने जिन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन डाली है तो उनको तो पता ही होगा, ठीक है। हम पेपर सेट ए की बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस डीपली वही चीजें, फिर उसके बाद हम कट ऑफ पे जाते हैं। कट ऑफ कोई बोल रहा है 60 जाएगा 70 जाएगा, 60 जाएगा 70 जाएगा, ये हम पेपर डिस्कस करते हैं पहले रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम पेपर का एनालिसिस करते हैं, भाई पेपर डिफिकल्ट था इजी था क्या था, और उतने मार्क्स लिए जा सकते, क्या 60 मार्क्स लिए जा सकते हैं, तो 60 मार्क्स लिए जा सकते हैं। कॉमन बैकग्राउंड के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चन किस किस प्रकार के थे और क्या सोर्सेस थे क्वेश्चन के, और जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनको पीवाईक्यू यूपीएससी के काम आए हैं कुछ क्वेश्चन में या नहीं आएंगे, वो सारी चीजें आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा अभी मैं कुछ देर में ही, ठीक है। और चलिए पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंटेशन का जो है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें करेक्ट आंसर पूछा है, तो हमने देखना है भाई इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। जेकेपीएससी ने जो आंसर की दी है उसमें आंसर इन्होंने सी दिया है, ठीक है, मतलब हो गया वन स्टेटमेंट इनके हिसाब से करेक्ट है, दो और 2 और 3 इनकरेक्ट है। बट अब देखिए कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका मेन काम क्या था, लुक आउट कमर्शियल पर्पस था या कुछ और था। तो इसमें अगर हम देखें एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल, फॉर पॉलिटिकल मैटर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड, फॉर कमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे कमर्शियल लिखा तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ओके, ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेशल पावर दी गई थी प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मैटर्स। आपको यही पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू क्रिएट होता था वो कलकत्ता से होता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, और कलकत्ता के अंडर जो है प्रेसिडेंसी की गई थी बॉम्बे एंड मद्रास वाली, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर क्या है 1। तो जेकेपीएससी का आंसर सेम रहने वाला है, आंसर सी। जब रिवाइज आंसर की आएगी
तो इसमें जिसने भी रिप्रेजेंटेशन डाली है, जिसने भी रिप्रेजेंटेशन डाली है, तो भाई उसका क्या है कि वो सेम आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम अगले क्वेश्चंस, राइट। और आपको जो भी लग रहा है ये तो हमारा अपना एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग, और जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे बात करके, या फिर जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनसे डिस्कस करके, टीम से भी डिस्कस करके, हमने जितना रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डिस्कस कर पाए उतने क्वेश्चंस दिए हैं। और अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन डाला है तो मेरे पास में आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, कैबिनेट मिशन प्लान और इंटरिम गवर्नमेंट। आप यहाँ पे क्लियरली अगर इसमें देखें तो आंसर जेकेपीएससी का है ए, वन ऑनली, बट वन ऑनली, लेकिन यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट बताना है कि भाई इसका मतलब हो गया ये तो क्लियरली है। अगर आप ऐसे भी नॉर्मल देखेंगे तो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था, कैबिनेट मिशन प्लान, इसका सोर्स अगर देखेंगे आप स्पेक्ट्रम से भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप लक्ष्मीकांत देख सकते हैं, तीसरा आप एनसीईआरटी देख सकते हो। तीनों एक सोर्स को कंबाइन करके देखेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वो सोर्स हमने अटैच किए है नीचे, वो देख सकते हैं आप। बट यहाँ पे क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये कैबिनेट मिशन प्लान था, उसने जो है ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं की थी, ये तो सही है। ठीक है, सही है ना, ये गलत है। फिर इसके बाद अगर देखेंगे हम, ये कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था, इसने पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान के लिए, ये क्लियरली लिखा है इन तीनों स्पेक्टर में भी, लक्ष्मीकांत में भी, एनसीईआरटी में, कि भाई इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। इधर लिखा है एक्सेप्ट की है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वन तो इनकरेक्ट है, ये तो हम मान रहे। फिर दूसरा अगर देखें हम कि ये वाला क्वेश्चन, एक्सेप्टेड द कैबिनेट प्लान और लेटर विथड्रू द एक्सेप्टेंस ऑफ मिशन प्लान, या फिर हम देखें इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर ही बनी थी गवर्नमेंट, कांग्रेस अलोन। तो ये जो अलोन लिखा है, तो ये स्टेटमेंट जो है, एक्सट्रीम वर्ड जो यूज किया है, इसकी वजह से ये भी गलत स्टेटमेंट हो रही है। तो आंसर बनता है इसका, ये तो करेक्ट ही है, इसका आंसर जो बनता है, आंसर शुड बी 1 एंड 3, जो यहाँ पे कहीं भी दिया नहीं है। ठीक है, 1 एंड 3 जो यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी डाली गई है। अब इसका आंसर क्या आता है, ये आपको वेट करना पड़ेगा रिवाइज आंसर की का। ठीक है, रिवाइज आंसर की का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन एस्पिरेंट्स ने डाली है और इसका वेट करना पड़ेगा रिवाइज आंसर की का। ठीक है, चलिए, ये कुछ सोर्सेज है, कुछ विकिपीडिया है, कुछ एनसीईआरटी है, वहां से ये रिप्रेजेंटेशन डाली गई है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि मुस्लिम लीग डिसाइड टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये जेकेपीएससी की आंसर की में आंसर इसका सी है 1 एंड 2, बट इसका आंसर जो है ये क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए भी गया है, और इसका आंसर होना चाहिए डी पार्ट 1, 2 एंड 3। और ये तीनों के तीनों जो हैं, ये अगर वेबसाइट देखिए गवर्नमेंट वेबसाइट, तो गवर्नमेंट वेबसाइट में हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देखें, या फिर india.government.in देखें, या फिर बेयर एक्ट देखें। ठीक है, या फिर हम लक्ष्मीकांत ही देख लें। अगर आप लक्ष्मीकांत को जेकेपीएससी अगर इसको जेकेपीएससी अगर कंसीडर नहीं भी करता है, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट तो वो कंसीडर करते हैं। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी अगर देखें हम, बेयर एक्ट पे भी देखें, तो ये तीनों के तीनों जो है, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ऐड किए गए। आफ्टर द अडॉप्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अडॉप्ट कब हुआ, तो वो हुआ 26 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 में हमारा क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट केम इनटू इफेक्ट। यहाँ पे अडॉप्शन हुआ है, केम इनटू इफेक्ट हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इसके बाद जो है कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐड किया गया है, तो ऐड ये तीनों के तीनों 42nd अमेंडमेंट 1976 किया गया। अब देखिए गवर्नमेंट का सोर्स देखते हैं, गवर्नमेंट का वेबसाइट पे लक्ष्मीकांत में क्लियरली मेंशन है कि भाई ये तीनों के तीनों जो है ये 1976 में ऐड किए गए। बट लेट अस कंसीडर कि जेकेपीएससी मान रहा है कि जेकेपीएससी अगर कंसीडर किया जाए किसी ने रिप्रेजेंटेशन डाली है और ये वाला सोर्स हो। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भाई आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39A,
और यहाँ पे देखिए कि ऐड कब किया गया है, 1976। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली है भाई, पहली स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और साथ में नीचे ये भी देखते हैं कि भाई कब इसको ऐड किया गया है, तभी जाके क्लियरिटी होगी, ठीक है। इसमें ही अगर देखें इसी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है कि भाई आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 ए जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स का, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज आल्सो करेक्ट। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और थर्ड भी होने वाली है करेक्ट। और इसको ऐड कब किया गया, यहाँ क्लियरली लिखा है 1976 में, ठीक है। कब किया गया है, 1976 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ देखना है कि भाई 1949 या 50 में, और हमने 1946 में ऐड कब हुआ, तो हमें दो में पता चल गया कि 1976 में हुआ है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये जो आर्टिकल 48 ए है, आर्टिकल 48 ए है, इसमें लिखा है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी ऐड किया गया 1976 में, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट तीनों की तीनों सही है, ठीक है। और जेके पीएससी के आंसर की गलत है यहाँ पे, ठीक है। अब वो भी छोड़िए, ये तो हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट। अब देखिए india.government.in वेबसाइट जो है सरकार की है ना, तो सरकार का एग्जाम है, तो सरकार की एग्जाम के लिए चैलेंज करने के लिए सरकार की वेबसाइट यूज करने की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखा है 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि एग्जैक्टली आपको लक्ष्मीकांत छोड़िए, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी क्या दिया है वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आप ये वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे क्लियरली लिखा है इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल, न्यू आर्टिकल भाई 39, किस अमेंडमेंट में, 1976। यहाँ पे देखिए इक्वल जस्टिस, फिर से न्यू आर्टिकल 43 और 48, हो गया क्लियर। तो मतलब हो गया 1, 2 एंड 3। हमारे लिए चेक करने के लिए इतना काफी है। तो ये क्वेश्चन की आंसर की जो है ये गलत है, और ये रिपीट जब भी होगा रिवाइज आंसर की में, इसका आंसर 1, 2, 3 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसमें देखते हैं, देखिए इसमें रिप्रेजेंटेशन बनती नहीं है, बट स्टिल कुछ एस्पिरेंट बोल रहे थे सर ये भी क्वेश्चन गलत है। इसका सी आंसर है, ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका आंसर सेम है, विदाउट मोर डिस्कशन इसका आंसर सेम है। और ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है भाई, ये अमेंडमेंट हुई है 2021 में फ्लैग कोड में, और ये यूपीएससी का पीवाईक्यू 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था फ्लैग के ऊपर, ठीक है। तो यूपीएससी ने अगर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछा था, वहां पे डायरेक्टली डायमेंशन पूछा था, ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन पूछा था। तो सोर्स क्या बनता है कि आप कम से कम फ्लैग कोड की बाकी इंफॉर्मेशन पढ़ के जाए, और ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था ये क्वेश्चन, ये सेम सेम तीनों की तीनों स्टेटमेंट शेयर की थी, ठीक है। अगर आप एक्टिव हैं टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, अदरवाइज अदरवाइज बट टेस्ट सीरीज में भी कवर किया गया था, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आंसर सही है, इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बनती है, इसका आंसर सी ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और इसकी भी अगर आपको देखना है तो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर पीआईबी की वेबसाइट पे जाइए, पीआईबी की वेबसाइट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पे, वहां पे ये क्लियरली तीनों चीजें मेंशन की गई हैं, तो आपको क्लियरली हो जाएगा कि भाई इसका आंसर जेके पीएससी ने सही दिया है। जो भी एस्पिरेंट बोल रहे थे गलत है, उनके लिए बता दें ये क्वेश्चन नहीं कटने वाला ना, और ना ही किसी ने बताया कि इसके लिए रिप्रेजेंटेशन डाली है, ठीक है। तो बनती भी नहीं थी रिप्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा है भाई माइनॉरिटी स्टेटस, तो माइनॉरिटी स्टेटस की बात करी है, दूसरा दूसरा लिखा है करेक्ट। तो ये दोनों चीजें ध्यान देनी है, जब भी आप पेपर पढ़ रहे हैं तो दोनों चीजें देखनी है कि भाई करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। तो ये लिखा है माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी स्टेट डिपेंडेंट। दूसरा लिखा है कि भाई ये माइनॉरिटी ये एजुकेशन अपना रन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 29 और 30। आंसर की में दिया है डी, ठीक है। और क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन गया है ये, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो होना चाहिए, उसका आंसर जो होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट सी आंसर होना चाहिए, ठीक है। आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी। अब क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, तो इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये दोनों चीजें मेंशन थी। अगर हम आर्टिकल देखिए द हिंदू का, तो वहां पे क्या चीज मेंशन की गई है। अब आप बोले ये लक्ष्मीकांत में तो मिलेगा नहीं ना, लक्ष्मीकांत में तो ये लाइनें लिखी है, ये वाली आर्टिकल अगर 29 और 30 पढ़ेंगे, बेयर एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट में भी देखिए आप, बेयर एक्ट में भी कहीं ना कहीं ये मेंशन किया गया है।
बट कुछ एक्सेप्शन है, वो हमने समझने की जरूरत है। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है तो हम जजमेंट क्यों पढ़ते हैं? जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहाँ पे क्लियरली अगर आर्टिकल देखें 2000 जुलाई 2022 का, यहाँ पे क्लियरली द हिंदू न्यूज़पेपर में ये क्लियरली मेंशन है। ये पहली लाइन तो यहाँ से पहले से ही उठा दी, पहली स्टेटमेंट, तो ये तो करेक्ट ही है। अगर ये पहली लाइन ही करेक्ट है तो दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेकेपीएससी ने क्या दिया है? जेकेपीएससी ने दिया हुआ है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है। समझ रहे हो? तो बाकी वाली डिटेल आप खुद देख लें, बट कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है वो डी नहीं है। ठीक है, ये आंसर की रिवाइज में आपका क्वेश्चन, आपका आंसर दोबारा से आ सकता है। कहने का मतलब ये, इसका आंसर डी नहीं है। तो ये क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए बनता था, और जिसने डाला है वेरी गुड। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा एस्पिरेंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन किसी के सही होंगे, किसी के गलत हो जाएंगे, और वही क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे या ग्रेस मार्किंग मिलेगी, तो इंपैक्ट तो पड़ेगा 4-5 क्वेश्चन का हर एक एस्पिरेंट पे। बाकी इंडिया टाइम्स पे भी देखें, इंडिया टाइम्स पे भी ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बारे में। वो छोड़िए, एनसीईआरटी की डेफिनेशन दी, देखिए, ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ये भी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दी हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए भी एस्पिरेंट बोल रहे थे कि भाई ये इसके लिए सर देखिए क्या सीन है। इसमें अगर देखें ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए पूछा है और यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है, तो इसमें अगर देखें डायरेक्टली, अगर हम द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया देखें, तो वहां पे क्लियरली मेंशन है। वो छोड़िए, पीआईबी की वेबसाइट पे देखें तो तब भी आपको इसका आंसर कहीं ना कहीं दिखेगा। ये तो सही है कि कब फर्स्ट जो बनाया गया था, ये भी सही है, ये थर्ड वाली स्टेटमेंट। सेकंड जो है, नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखती है कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म को कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है। दिस इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और इसका आंसर होना चाहिए 1 एंड 3, मतलब सी होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अब जेकेपीएससी ने क्या दिया है, शायद से डी दिया है, क्या दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इसका आंसर होना चाहिए 1 एंड 3। और इसकी रिप्रेजेंटेशन किसने डाली है या नहीं डाली है, आई डोंट नो। ठीक है, बट ये है कि नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, भाई ऐसा हो सकता है कि भाई कोई भी चीज आई है नई नई, और उस पे गवर्नमेंट का कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, या है। चलिए हम देखते हैं, क्योंकि ये डाउट वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम वेबसाइट पे देखेंगे, पीआईबी की वेबसाइट पे, ठीक है, या फिर अदर वेबसाइट पे देखेंगे, या फिर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की अगर कुछ देखेंगे हेडलाइन, तो वहां पे हमें कुछ दिख सकता है। चलिए, यहाँ पे देखिए, क्लियरली मेंशन है भाई, ट्राई कांट रेगुलेट। ठीक है, ट्राई मतलब क्या हो गया? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कांट रेगुलेट ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक हॉटस्टार, सेज ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने बोला है, कहीं ना कहीं केस गया होगा, ट्रिब्यूनल में केस गया है ना, तो ये बोला है दिस इज व्हाई इट मैटर्स। तो यहाँ पे ये इनके बीच में कुछ डिबेट चल रहा है। ठीक है, ये डिबेट चल रहा है कि ट्राई रेगुलेट नहीं कर सकता है। चलिए, अगर हम अब वेबसाइट पे देखें, किसकी वेबसाइट? पीआईबी की वेबसाइट। पीआईबी चलते हैं, वहां देखते हैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पीआईबी की अगर वेबसाइट देखें, यहाँ पे भी क्या मेंशन है, ठीक है, और ये अप्रैल 2023 की न्यूज है। लेट अस रीड सम पॉइंट, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो। ठीक है, ये अब देखिए, यहां से आगे, यहां पे लिखा है ओटीटी प्लेटफॉर्म रेलिवेंस एंड रेगुलेशन, लिखा है। मैं सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट को देख रहे हैं कि भाई वो गलत है या सही है। यहाँ पे इनकी डिस्कशन चल रही है, और इन्होंने जो भी किया, इसने इन्होंने ये बोला कि ओटीटी रेगुलेशन ही इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कौन? ये जो मीटिंग चल रही है, government has gone for very soft touch regulation. We have left it to the industry to do more for the self regulation, for the self regulation. It is a 3-tier regulation which introduced a couple of years back. We think it is going well, और ये वगैरह 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 वगैरह, और at the secondary level there is an industry body to look into it, and lastly it comes under the IB ministry, लिखा है। तो यहाँ पे आईबी मिनिस्ट्री कौन सी होगी? इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन वाली मिनिस्ट्री जो है, उसके अंडर रखा गया है इसको। बाकी ये फ्यू कंप्लेंट अबाउट द अदर मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह, बट ओवरऑल यहाँ से अगर देखें हम, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि हमने कहीं ना कहीं इसको सेकेंडरी लेवल पे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है सेल्फ रेगुलेशन रखा है। तो यहाँ पे डाउट है
कि सेल्फ रेगुलेशन है भाई या फिर ये, ठीक है। तो ये अब डिपेंड करेगा जेकेपीएससी अगर किसने रिप्रेजेंटेशन डाली है, इट टोटली डिपेंड कि भाई वो किस तरीके से चीज को लेते हैं, ठीक है। और रेगुलेटरी मैकेनिज्म कहीं ना कहीं दिखते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें नीचे पढ़ लें, आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो इन्होंने किसकी मिनिस्ट्री के अंडर रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे केस जो ट्रिब्यूनल में गया है वहां उन्होंने बोला कि रेगुलेट नहीं कर सकते, वहां पे पीआईबी में जैसे वो हमने देखा वहां पे बोल रहे हैं कि रेगुलेट सेल्फ मैकेनिज्म है, कुछ बोल रहे हैं मिनिस्ट्री, यहाँ पे तो लिखा है बट दे फंक्शन अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, बट यहाँ पे लिखा है नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो यहाँ पे डाउट कहीं ना कहीं होता है, तो इसका वेट करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 72, भाई इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन डालना, 12 स्पीसीज 35 स्पीसीज कौन याद रखेगा, दिस इज अ वेरी टफ और डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसी ने अटेम्प्ट किया है तो भी आंसर इसका दिया है सी, ठीक है, जेकेपीएससी ने। लेकिन सी में अगर देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ पनामा है ओनली 11 स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन स्मॉल एरिया, तो भाई अगर इन्होंने बोला ट्रॉपिकल एरिया, तो आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया में वेजिटेशन कितनी होती है भाई, तो वेजिटेशन तो हाई होगी, अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह कुछ पढ़ा है कि वेजिटेशन किस तरीके से, तो यहाँ पे हाई होगी। हाँ अगर हम अर्थ पे अगर पोल पे चले जाएं, पोल पे चले जाएं नीचे नॉर्थ और साउथ पे, वहां पे वेजिटेशन कम होती है, लेकिन ट्रॉपिकल लेवल में जो है पनामा कहीं ना कहीं अगर अगर ये मैप आप ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं पनामा सिटी यहाँ पे आ गई, ये कंट्री यहाँ पे आ गई, यहाँ का साउथ अफ्रीका, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और यहाँ पे एशिया, इंडिया भी रख लो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये छोटे छोटे कंट्री जो भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आती है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे 11 स्पीसीज ऑफ ट्री पाई जाती है, दिस इज थोड़ा सा ना एक्सट्रीम बता रहा है कि भाई 11 ही पाई जाती हैं और ऊपर से ट्रॉपिकल एरिया है, तो ये कहीं ना कहीं अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन डाली है तो इसमें पता चल जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चन, क्या पूछा, इनकरेक्ट, इन्होंने बोला कि भाई दोनों ये सही है, ये वाली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे टुंड्रा एंड टाइगा लिखा है, टेम्परेट लिखा है, अगर आप मेजरली अगर आप नॉर्मल वे में भी सोचे, स्पीसीज छोड़िए, ये जितनी स्पीसीज लिखी है ये तो बस नंबर है, नॉर्मल भी अगर सोचें आप, भाई ये आ गई अर्थ, ये आ गया ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ कहीं ना कहीं ये आ गया आपके पास टेम्परेट वाला, और ये टुंड्रा वाला रीजन है, तो टुंड्रा वाले रीजन में वैसे भी क्या होता है, स्पीसीज कम होती हैं, यह मान सकते हैं, ठीक, लेट अस कंसीडर कि भाई ये हो सकता है। फिर अगर टेम्परेट पे हो तो टेम्परेट में भी स्पीसीज कम होती है, लेकिन आप ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो ट्रॉपिकल में मैक्सिमम स्पीसीज होती हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है और आंसर दे रहे हैं सी, तो ये कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है दिस, अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन डाली है तो इसका आंसर भी चेंज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ कि आंसर चेंज हो सकता है। लॉजिक मैंने बता दिया भाई, ट्रॉपिकल रीजन में वेजिटेशन हाई रहती है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं नॉर्थ की पोल की तरफ, तो कहीं ना कहीं वेजिटेशन कम दिखती है, ठीक है। तो ये इसका भी आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी आपने वेट करना है आंसर की का, वो तो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीजें तो होनी चाहिए कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन डिलीट हो या ग्रेस मार्किंग मिले वो अलग बात है। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 100 है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जीएस का। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो लिखा है इन्होंने तवांग रोड, और दूसरी बात लिखा है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और बीआरओ ने बनाया है, और इसमें बोला कि भाई कौन सा इसमें से है, तो इसके आंसर दो बन रहे हैं, ठीक है, इसके आंसर दोनों बन रहे हैं। किसी ने टिक किया है सेला टनल, किसी ने किया है सॉरी ए बी नहीं, सॉरी सॉरी बी और सी। अभी अगर आप वेबसाइट देखेंगे, पीआईबी की वेबसाइट देखेंगे, वहां पे दोनों का नाम जिक्र है, ठीक है, ये और ये दोनों का। अब ये अगर क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए बनता था, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, जैसे 2022 में भी क्या हुआ था कि 2022 या 21 में क्या हुआ था कि भाई 2021 और 22 में क्या हुआ था कि उन्होंने दो क्वेश्चन दे दिए थे, आंसर मतलब हो गया आंसर ऐसे करके फाइनल रिवाइज आंसर की में, मतलब ए एंड बी, जिसका ए एंड बी था सही तो उन दोनों को कंसीडर किया गया, तो वैसे ही हो सकता है कि इसका आंसर बी एंड सी जेकेपीएससी कहीं ना कहीं दे, नहीं तो इसको वो क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे, डिलीट करेंगे, या ग्रेस मार्किंग देंगे, दिस डिपेंड्स टोटली ऑन जेकेपीएससी बॉडी, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने सेला किया है, लेकिन हम देखते हैं कि पीआईबी जो है, पीआईबी की वेबसाइट पे क्या दिया है, लेट अस चेक। पीआईबी की वेबसाइट पे दोनों का नाम जिक्र दिया है नहीं, बाकी न्यूज़पेपर में अगर देखेंगे आप, न्यूज़पेपर में तो दोनों का जिक्र किया गया है, बट अब एग्जामिनर
पेपर कब डाला है, और उस तरीके से अगर देखेंगे हम तो दो न्यूज यहाँ बनती हैं। यहाँ पे देखिए 22 में, मई 22 में पीआईबी की वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा हुआ ये टनल के बारे में, और सारी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट पे जाके खोल के सेम देख सकते हैं। यहाँ पे भी सितंबर में सेम टनल की बात करी है और सेम वो चीज की गई है। पीआईबी की ही वेबसाइट पे सेला टनल के प्रोजेक्ट की बात भी की गई है। तो कहीं ना कहीं दोनों टनल जो है सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी और सी होना चाहिए। अब आपको वेट करना है जेकेपीएससी की आंसर की का, ठीक है, लेकिन आंसर इसका प्रोबेबिलिटी बी और सी दोनों की है, और या तो बी एंड सी जेकेपीएससी देगा, या फिर इसको नलीफाई कर देंगे या डिलीट कर देंगे, या फिर गेस मार्किंग, यही पॉइंट है। और ये जो 5-7 क्वेश्चन है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है एस्पिरेंट पे, देखिए फॉर एग्जांपल यू आर स्कोरिंग 50 स्कोर, 50 मार्क्स, और अगर आपके यही 5-6 क्वेश्चन गलत हैं तो भाई 6 इंटू 2 करिए, 6 नहीं 5 क्वेश्चन, तो 10 नंबर कटे आपके, आप 50 से सीधे 40 पे आ गए, ठीक है। अगर आपके 42 मार्क्स हैं और यही क्वेश्चन आपने किए हैं, अगर यही क्वेश्चन किए हैं और डिलीट हो जाते हैं क्वेश्चन, डिलीट हो जाते हैं, काउंट किया है, तो 10 नंबर कम हो गया, आप 32 पे आ गए। दिस इज द इम्पैक्ट। अगर अटेम्प्ट नहीं किए हैं और ग्रेस मार्किंग का होता, ग्रेस मार्किंग के लिए क्या होगा, वो सबको ग्रेस मार्किंग दी जाएगी, ठीक है, वो सबको उतने नंबर जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ग्रेस मार्किंग का ये होता है। डिलीट का हो गया तो मतलब डिलीट, उसका कोई कुछ भी नहीं, समझ रहे हो। अब देखते हैं सी सेट में, सी सेट में क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए बनते थे, या फिर आंसर की गलत थी, किसने रिप्रेजेंटेशन सी सेट के लिए डाली है, आई डोंट नो, बट ये है कि एक दो क्वेश्चन जो एस्पिरेंट बोल रहे थे उस टाइम मैंने बोल दिया था जो गलत थे। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 38 है 40, आप खुद पढ़ के बताइए कि इसमें क्या सेंस बन रही है। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, पैसेज का क्वेश्चन है, ठीक है, पैसेज, ये दोनों दोनों पैसेज का क्वेश्चन है 38 एंड 40 में। जितना भी डिस्कस किया मैंने सेट ए किया है, क्यों, जेकेपीएससी की वेबसाइट पे सेट ए है और उसके आंसर की भी सेट ए है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है भाई, कोई सेंस बन रही है, नहीं बन रही है। अगर सेंस बन भी रही है तो चलो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई इसका सिनोनिम ढूंढो जो अंडरलाइन वर्ड है, तो अंडरलाइन मुझे नहीं लग रहा है। अब अगर इसका अंडरलाइन इनका पूछा है तो इसका पूरा अंडरलाइन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या आता है, क्या है, ठीक है। इसके नीचे जो दो क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो देख लेते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत हैं। अब इसमें सिर्फ ये है कि अंडरलाइन वर्ड का मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जेकेपीएससी को देखना पड़ेगा क्या है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 73 और 92, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन की आंसर की गलत दी है जेकेपीएससी ने, ठीक है। जेकेपीएससी ने आंसर की, इसमें आंसर दिया है डी और इसमें दिया हुआ के, ठीक है। इसका आंसर बन रहा है ए, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा मिडल में क्या आएगा। इसमें सिर्फ लिखा है कि मिडल में कौन आएगा, तो मिडल में एम ही आता है, बाकी आप देख सकते हैं, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया है, ठीक है, वह देख सकते हैं आपकी क्या है। इसका आंसर डी नहीं आएगा, इसका आएगा ए। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अगर किसी ने किया है सी सेट में तो वो प्रॉब्लम है। इसमें देखिए, इसमें डी दिया आंसर इन्होंने, ठीक है, और डी आंसर बनता नहीं है, इसका आंसर बनता है MN27, ठीक है, एक आंसर ये, या फिर दूसरा बनता है OP31, ठीक है, OP31 या MN, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर इसका MN27 आएगा। OP31 कैसे, मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और कुछ एस्पिरेंट्स का कहना था, जैसे बताया किसी एस्पिरेंट की, कुछ एस्पिरेंट बोल रहे कि सर हमें तो जब पेपर हो रहा था तो उस टाइम में हमें ये इन्फॉर्म किया गया कि इसमें एक ऑप्शन जो है MN27 भी है, ठीक है। और कुछ एस्पिरेंट बोल रहे हैं कि हमारे सेंटर में ये इन्फॉर्म ही नहीं किया गया है, इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि एक ऑप्शन इसमें से MN27 है। इसका मतलब क्लियरली है कि भाई MN27 आंसर है, ठीक है। MN27 कैसे आ रहा है वो देखते हैं, फिर हम OP31 कैसे आ रहा है वो भी देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहिए था। अब मैंने बच्चों को बोला भी था, अब किसने डाला है क्या है वो बाद की बात है। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन, आपको क्लियरली पता चल जाएगा इसका, ठीक है। तो सी सेट में ये दो क्वेश्चन जो थे, ये जितना मैं देख पाया वो गलत थे, मतलब इसके आंसर चेंज होंगे 100%, ठीक है। अब देखिए AB 3 EF 11 IJ 19, आप कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पे बावर सीरीज बन रही है AEI बन रही है, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके आएगा O,
आएगा ओ। अब देखिए बी के बाद एफ, अगर इस तरह से ए बी सी लिखेंगे आप, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, हमें इधर तक जाना नहीं है क्योंकि आंसर उसी में आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर देखें हम तो क्या किया उन्होंने, ए और बी, ये किस पे आ रहा है, 1 और 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ओके 13। तो इसमें अगर देखें ए बी किस बराबर किया है उन्होंने, 3 के बराबर, ए और बी, ए और बी, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 2 और 1 3 हो गए। इसके बाद उन्होंने किया है ई और एफ, ई और एफ, ई और एफ, 5 और 6 कितने हो गए, 11। ठीक है, 5 और 6 प्लस करना है इसको, 11। इसके बाद इसके बीच में कितना है, 2 छोड़े उन्होंने, अगर 2 छोड़े हम, ये 2 छोड़ दें तो अगला क्या आ रहा है, आई, सॉरी, इन्होंने क्या किया है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट। ओके तो हम कहाँ थे, ए बी 2, 2 प्लस 1 3 आ गया, ई एफ 11, ई एफ 5 और 6 11 बन गए, आई और जे, इन्होंने लिया आई और जे, 9 और 10 कितना हो गया, 19। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें, गैप देखें अगर, तो यहाँ पे गैप बन रहा है 2 का, यहाँ पे गैप बन रहा है 2 का, यहाँ पे अगर गैप करेंगे 2 का तो आगे क्या आ जाएगा, एम और एन, एम और एन, 13 के बाद क्या आता है, 14। तो अगर एम एन बन रहा है तो आगे क्या है, 13 और 14 हम प्लस करेंगे तो कितना बन रहा है, 27। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, एम एन 27 आ गया, राइट। दूसरा पर्सपेक्टिव देखें कि अगर ये इस तरह से नहीं लिया, लेकिन बनता यही है क्योंकि 2 का गैप आ रहा है, फिर 2 का गैप आ रहा है, फिर 2 का गैप करके आगे एम एन नहीं आ रहा है। लेट अस कंसीडर कि अगर ये नहीं है और उन्होंने ए ई आई ओ यू लिया है, इसके अकॉर्डिंग लिया है, तो ए ई आई तो आ गया, तो ओ देखना है। अगर ए और अगली ए के साथ वाला लिया है, तो ई के साथ वाला लिया है, आई के साथ वाला लिया है, तो हम देखते हैं ओ के साथ वाला क्या है, तो ओ के साथ वाला क्या आएगा, पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, ओ और पी आ जाएगा, ओ पी 15 और 16 कितने होते हैं, 31। ठीक है, यहाँ बना 31, तो इसका आंसर ओपी 31 यहाँ से निकल सकता है। बट यहाँ पे अगर बावल वाली सीरीज के अकॉर्डिंग चलें कि ए आई ओ यू यहाँ पे यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग देखें, बट वो आंसर कहीं ना कहीं अगर ये डालेंगे, अगर आंसर बी देखें तो तब भी ये आंसर सही निकलेगा। बट अगर ये बोले नहीं हमने एम एन 27 करना है, तो फिर उस केस में क्या है, हमारे पास गैप आएगा, 2 का गैप आएगा, वैसे करके आंसर हो जाएगा। दिस इज अबाउट द सी सेट, जिसमें दो क्वेश्चन जो थे, दो क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, एक 73 वाला और एक 92 वाला। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं चेंज ही आई। अब हम डिस्कस करते हैं बाकी वाले क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा, राइटली। तो चलिए, अब एंड में देखो, आप कुछ पेपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो भी एस्पिरेंट प्रीलिम का रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि पेपर हुआ 15 अक्टूबर को, तो अराउंड 10 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट आ जाता है। तो एक्सपेक्टेड है कि 25 अक्टूबर, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के लिए डे दिया उन्होंने 18 तक, 18 तक, तो मतलब हो गया कि 25 से पहले या तो एक दिन या 25 को ही ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन की रिवाइज आंसर की डालेंगे। रिवाइज आंसर की डालते ही उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन 24 को अगर रिवाइज आंसर की आती है तो 25 को रिजल्ट आ जाएगा, 25 को आती है तो मतलब 10 दिन में इनका जेकेपीएससी का रिजल्ट आने के चांसेस 100% हैं, और एज पर द लास्ट ईयर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी ये मेंस के लिए जेकेपीएससी जो भी एस्पिरेंट प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए मेंस के लिए ये स्ट्रेटजी जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ जो है आपके पास रहेंगे, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपने जीएस 1 2 3 4 को कैसे टैकल करना है, जीएस 4 एथिक्स, और साथ में ऐसे और ऑप्शनल, और सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है,
और वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, अलग से लेक्चर आएगा, वो आपने देखना है। मेंस एस्पिरेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। और इसके साथ साथ में जो भी एस्पिरेंट 2024 की तैयारी करेंगे, प्रीलिम, प्री कम मेंस, तो उन्होंने प्री कम मेंस से ही स्टार्ट करना है, ना कि प्रीलिम से। तो प्री कम मेंस जो है वो किस तरह से स्ट्रेटेजी रहेगी, वो सेम रहेगा जो इधर रहेगा 23 वालों के लिए, क्योंकि मेंस का सिलेबस सेम है, सब चीजें सेम रहने वाली है, वो आपने फॉलो करना है, चाहे आप 23 की कर रहे हैं या 24 कर रहे हैं, मेंस की स्ट्रेटजी सेम रहने वाली है। ठीक है, चलिए हम कुछ पेपर जो आया है उसके बाद कट ऑफ डिस्कस करेंगे। पेपर जो आया है उसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि भाई क्या कितने मार्क्स बन सकते हैं और कितने लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए सेट ए का अगर क्वेश्चन देखेंगे हम, और मैं ये बताऊंगा कि कौन से सोर्स कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो तब तब आपको ये पता चल जाएगा। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों जो है ये यूपीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन निकल सकता है, दोनों स्टेटमेंट पीवाईक्यू से। ठीक है, अब थर्ड वाली स्टेटमेंट यूपीएससी ने नहीं पूछी है, ये थोड़ा सा थर्ड स्टेटमेंट इसको क्या करती है, डिफिकल्ट करती है क्वेश्चन को, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट यूपीएससी के पीवाईक्यू से निकल सकती है। ठीक है, आल दो ये हमने कवर भी किया है, टेस्ट सीरीज में भी किया है, और टेस्ट सीरीज में भी किया है, कवर किया है। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट हमने नहीं कवर की है, बट ये है कि इसमें टैकल करने के लिए दूसरा क्वेश्चन जो है महाजनपदास के बारे में, और ये ऑलरेडी मैंने बताया था जो भी एस्पिरेंट थे कि भाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैच करना है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में था या नहीं था, तो ये एक क्वेश्चन बनता है, तो ये यूपीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछा है, पीवाईक्यू से यूपीएससी के पीवाईक्यू से। अब कैसे आप बोलेंगे ये 3 पेयर 2 पेयर ये 2022 में आया है, 23 में आया है, भाई वो छोड़िए, ये जो महाजनपदा और कैपिटल है ना, ये यूपीएससी के ट्रेंड में है, तो ट्रेंड के हिसाब से इन्होंने ये क्वेश्चन डाला है, आल दो ये 1 पेयर 2 पेयर करके इन्होंने इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया है। ठीक है, डिफिकल्ट किया है, लेकिन ये यूपीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन निकल जाता है अगर आपने क्या किया है, प्रैक्टिस की है, या टेस्ट सीरीज में आपने प्रैक्टिस की है कि भाई कौन कौन सी कैपिटल है या नहीं। अब उस टाइम में मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम पे कि भाई महाजनपद वाला इंपॉर्टेंट है। ये वोटिव इंस्क्रिप्शन, ये जो क्वेश्चन है, जो भी इसका आंसर है, गिव टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अगर आपने सी सेट का पिछले साल का पेपर देखा है 2022 का, तो वहां पे भी ये टर्म जो है ये मेंशन थी, पता चला किसका, जेकेपीएससी का। अब पेपर उठाइए 2022 का पेपर चेक करिए, वहां पे ये लिखा हुआ था, ये चीजें भी थी, बेशक वो पैसेज में थी, किसमें थी, पैसेज में सी सेट के, बट यहाँ पे वहां का माइंड यूज होता है। आप इस बात को मानेंगे जब आप चेक करेंगे इसके साथ, मैं सिर्फ सोर्स बता रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन किस तरीके था। अब ये जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट अफगानिस्तान की वजह से बना, बाकी अगर को बोलेगा फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट किसी को नहीं पता है, तो भाई यूपीएससी के पीवाई को करने इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो करने चाहिए। महाजनपद और कैपिटल किसी को नहीं पता है तो यूपीएससी के पीवाई को खोलिए, पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वोटिंग इंस्क्रिप्शन मैंने बता दिया, जेकेपीएससी के 2022 में पैसेज में क्वेश्चन आया था, उसका आंसर भी इसी तरीके से था और निकल सकता है। हर्ष अंपायर, दिस वाज लिटिल बिट नॉट डिफिकल्ट बट लिटिल बिट, अगर आपने हर्ष अंपायर के बारे में पढ़ा है तब आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आई विल से दिस वाज डिफिकल्ट, नॉट सो मच, बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो ऐसे भी डिफिकल्ट हो जाएगा, बट हर्ष अंपायर कहीं ना कहीं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हर्षवर्धन अंपायर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। और ये यूपीएससी के पीवाईक्यू में मुझे नहीं पता है कि इसमें क्वेश्चन आया है या नहीं आया। सतवाना वाला सत, ये सतवानाज पीरियड जो है, ये कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू से निकलता है क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट निकलती है बट निकलती है, डिफिकल्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये कहना कि आपको पता है कि बुद्धिज्म के बारे में हमेशा जेकेपीएससी या यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी जितनी भी टर्म्स रहती हैं वो पढ़नी पड़ती है, बट ये कहीं ना कहीं यूपीएससी के पीवाईक्यू में नहीं थी, तो दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 वाज इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज ये मैंने जब आपको बोला था करंट अफेयर के उसके उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आपको, मैंने स्पेशली लिखा था भाई एंशिएंट और मेडिवल में ट्रेवलर्स पढ़ के जाए, ट्रेवलर्स पढ़ के जाएं, और छोड़िए टेस्ट सीरीज में भी कवर था, और छोड़िए यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी कवर है। आपने अगर टेस्ट सीरीज अगर की थी अच्छे से, वहां पे भी आपको अगर पता लग रहा है कि अमीर खुसरो के बारे में मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, या फिर मार्को पोलो या फिर अल मसूदी के बारे में स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज में डाला गया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब छोड़िए अगर टेस्ट सीरीज भी नहीं की है तो यूपीएससी के पीवाईक्यू तो किए होंगे ना, अगर वो भी नहीं किए
तो एंशिएंट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था तब पढ़ लेना था ना, तो इट वाज ए इजी क्वेश्चन। अगर यूपीएससी के पीवाईक्यू से देखेंगे आप, अब आंखें खुलेंगी, आप जाके पीवाईक्यू चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा नहीं ये चीज सही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आंखें खोलना भी उन एस्पिरेंट्स की जो पीवाईक्यू यूपीएससी के नहीं देखते। ऑल दो ये डिफिकल्ट किया गया है क्वेश्चन सिर्फ वन पेयर की वजह से। अब अगर बोलेंगे कि यूपीएससी के पीवाईक्यू देखा आपने सर, वहां पे तो वन पेयर नहीं पूछा है, तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि वन पेयर, मैं ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछा है, इसका पक्का होगा कौन सी डेंसिटी में आया, ये किस में आया, ये किस में आया, ये कहीं ना कहीं आपको पीवाईक्यू में दिखेगा, वो प्रैक्टिस करनी होती है। अब वन पेयर बोलोगे, उसमें हो सकता है कि 1 एंड 2 हो, 2 एंड 3 है। पैटर्न यूपीएससी का 2022 में चेंज हुआ है, और जेके पीएससी का भी 2022 में चेंज हुआ है, ये वन पेयर वाला, तो वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा तो चीजें नहीं होंगी ना। चलिए अगला देखते हैं, राजपूत स्टेट्स और कैपिटल्स। भाई ये भी क्वेश्चन मॉडरेट था। क्वेश्चन नंबर 7 वाज इजी, क्वेश्चन नंबर 8 वाज मॉडरेट। मैं तब बोल रहा हूं जिन्होंने यूपीएससी के पीवाईक्यू को पढ़ा उनके लिए है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो डिफिकल्ट ही है, ठीक है। अब राजपूत स्टेट्स और कैपिटल्स के बारे में पूछा। अब देखिए, चंडेलास उज्जैन, अब कैसे याद रहेगा, चंडेलास उज्जैन है। अब देखो टेम्पल, ये खाजीराव टेम्पल्स है। खाजीराव टेम्पल किसने बनाया भाई, अभी G20 की समिट हुई थी ना, तो खाजीराव टेम्पल्स कहाँ पे, खाजीराव टेम्पल किसने बनाए, चंडेलास में। और ये खाजीराव टेम्पल कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और उस टाइम में अगर देखेंगे, ये भी यूपीएससी के पीवाईक्यू से रिलेटेड है, रिलेटेड है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम है, बट रिलेटेड है अगर आपने पढ़ा हो तब। अब ये इनकी कैपिटल कहाँ थी, तोमर की कहाँ थी, चौहान की कहाँ थी, दीज आर ऑल, जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में नहीं देखी आपने तो भाई यूपीएससी के पीवाईक्यू से ये क्वेश्चन निकल सकता था, बट आई विल कंसीडर इट एज अ डिफिकल्ट एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए अभी आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन इजी है और कहां से निकले क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है सोर्स फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, ये क्वेश्चन जो था मलिक उर्बला, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन बाहमनी किंगडम जो है, ही डोमिनेटेड द एक्सटेंडेड, ये जो भी है, ये कहीं ना कहीं टाइटल चीवा मर्चेंट्स इतना 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 इतना, इतना, कैपिटल, इसको हम डिफिकल्ट करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं एनसीईआरटी या यूपीएससी के पीवाईक्यू में नहीं है। आल तो ये बहमनी किंगडम के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन बार बार डाले हैं, बट लेट अस कंसीडर इट डिफिकल्ट। अगला क्वेश्चन ये वाला, ये एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स जो एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट्स, वहां पे ये सारी केप्स आपको दिखेंगी, ठीक है, ये सब आपको दिखेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है जस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए, इसके बाद अगर देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है, 9, 9 वाला डिफिकल्ट हम मान सकते हैं, 10 वाला हम डिफिकल्ट नहीं मान सकते क्योंकि ये ऑलरेडी फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिखेगी एग्जाम इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अमीर खुसरो, तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में भी कवर था ये वाला, ठीक है, टेस्ट सीरीज में कवर था अमीर खुसरो के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट भी था मुगल के टाइम में। और ये अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन निकला है, और ये निकल सकता है अगर आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू को पढ़ा है अच्छे तरीके से और इनके बारे में देखा है, तो इट वाज अ इजी क्वेश्चन। अगर इजी बोल रहा हूं क्योंकि देखो, इन्हें भाई इन्होंने कौन सी किताब लिखी, किस पीरियड में थे, और आपको अगर आपने पढ़ा है तो हुमायूं और अकबर ये दिल्ली सल्तनत के टाइम में थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में है, अगर उस टाइम में है तो भाई ये मुगल के टाइम में तो होंगे नहीं, ठीक है, मुगल के पीरियड में, तो यहाँ से एलिमिनेट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो किस तरीके से भी। अगर हाँ ये किताब के बारे में पता होना चाहिए तभी निकलेगा, बट ये क्वेश्चन निकलेगा यूपीएससी के पीवाईक्यू से, ये क्वेश्चन निकला है। आंखें खोलने के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई यूपीएससी के पीवाईक्यू पढ़ने कितने इंपॉर्टेंट है, और मेडिवल हिस्ट्री जितनी भी आई है यूपीएससी के पीवाईक्यू को रिलेट करके और क्वेश्चन निकलते हैं वहां से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट इस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वैरन हेस्टिंग वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और ये आई विल कंसीडर इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी के पीवाईक्यू में आपको कहीं ना कहीं दिखता है, ठीक है, कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसने बनाए। तो अगर आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू किए हैं, जैसे हिंदू कॉलेज है, किसने किया है,
वेदांता कॉलेज, संसी कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, तो ये यूपीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन निकलता है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ ये जो लिखा है 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, अदरवाइज अगर आपको बोला जाए कि भाई ये यहाँ पे ऐसे करके मैच करना हो, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली एलिमिनेशन टेक्निक से निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे elimination technique होगी, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए, तो वो यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, चलिए, और ये एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में भी दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आपका क्वेश्चन आया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सीधे सीधे लक्ष्मीकांत में दिखेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वहां से निकल जाता है। ओके, इजी वन, आई विल कंसीडर इट एज इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई इजी इजी किस में बोला मैंने। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि इसके बारे में भाई कांग्रेस रूल के बारे में बहुत कम एस्पिरेंट पढ़ते, तो तभी इसी के लिए हम बोलूंगा डिफिकल्ट। तब बोलूंगा डिफिकल्ट क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ये वाला जो है ये पढ़ते नहीं है, 28 मंथ ऑफ कांग्रेस वगैरह, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। क्वेश्चन नंबर 16 पहले किया डिस्कस। 17 जो है ये गांधी जी के दर्शन साल्ट सत्याग्रह के बारे में, साल्ट सत्याग्रह के बारे में बताया गया। इट कंसीडर इट एज अ मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट इजी बट मॉडरेट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने दांडी मार्च पढ़ा होता है। दांडी मार्च जब आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम में ये क्वेश्चन दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा विजयनगर बहमनी किंगडम। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। भाई इजी, विजयनगर अंपायर के बारे में मैंने बार बार बोला भाई, विजयनगर अंपायर के बारे में पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, पढ़ के जाना। ठीक है, और विजयनगर अंपायर में ये यूपीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, यूपीएससी के पीवाईक्यू से, और इट वाज इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने विजयनगर किंगडम के बारे में और बाहमनी किंगडम के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा है यूपीएससी के पीवाईक्यू से ये, और जो तमिलनाडु के एनसीईआरटी है वहां पे भी आपको इसका क्वेश्चन, इसका ये मिल जाएगा सारा कंटेंट। कंटेंट बता रहा हूँ, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पीवाईक्यू किया है तो यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी इजीली। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भाई ये मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि अपना एक्सपीरियंस भी यूपीएससी में उसी लेवल का है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी से निकले। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है रामानुजा और ये भक्ति सेन, ये ये जो है ये यूपीएससी ने रामानुजा के बारे में 2022 में पूछा था। ठीक है, क्यों इनका स्टैचू बना था साउथ में। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा भी पढ़ के गए होते तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू। ठीक है, बट स्टिल आई विल कंसीडर इट एज अ डिफिकल्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पिरेंट ये नहीं पढ़ते, बट जिनको पता है कि 2022 में यूपीएससी पीवाईक्यू में रामानुजा के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है, तो वो जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। ऑल्दो ये करंट अफेयर की कंपाइलेशन में भी कवर था, बट उसमें स्पेसिफिकली आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं जो काम आती हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंपीरियल चोला, तो इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये जेकेपीएससी के 2022 के प्रीलिम पहले पेपर में ऑलरेडी पूछा है ऐसा ही क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट को चेंज किया। उस टाइम ये जो दसवांत और बसवान जो थे यहाँ पे अकबर लिखा था शायद से। ठीक है, और यहाँ पे मुगल पेंटिंग रीच क्लाइमेक्स, इसकी जगह कुछ और लिखा था। तो ये पिछली बार रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन गया था। ठीक है, पिछली बार 2022 में, और तब ये क्वेश्चन गलत था उस टाइम में। अब ये क्वेश्चन जो है ये सही तरीके से डाला गया है। तो ये याद रखना है कि भाई ये अकबर के टाइम में थे। ठीक है, अगर ये अकबर के टाइम में है, अगर आपने यूपीएससी का जेकेपीएससी का पीवाईक्यू देखा है, तो वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर निकलता है। इट इज अ इजी वन। व्हाई इजी? क्योंकि जेकेपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा है। अगर वहां पे पूछा है तो भाई यहाँ से क्लियर निकल जाता है। ये तो आपको पता ही है, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया है कि भाई मुगल पेंटिंग रीच्ड क्लाइमेक्स अंडर द जहांगीर पीरियड। दूसरी तो सही है, दूसरी सही है, बट पहली वाली गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे क्वेश्चन निकलता है।
वन गया, वन गया, वन गया, बी आंसर। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक्स, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेकेपीएससी ने 22 में क्वेश्चन पूछा था ये, और सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है। आगे वाले जो है वो जहांगीर की जगह अकबर, अकबर की जगह जहांगीर, वैसे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। इट इज अ मोस्ट इजी क्वेश्चन। तुगलक आर्किटेक्चर, तो इसको छोड़िए, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आर्टिकल 31 ए लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो निकल सकता क्वेश्चन। 24 ऑलरेडी लक्ष्मीकांत भी मैंने बता दिया, लक्ष्मीकांत ही मोस्टली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक्सपीरियंस पढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ऑलरेडी गलत है, मैंने बता दिया है। 9 शेड्यूल जो है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में थोड़ा सा सबको नहीं पता होता, तो उसके अकॉर्डिंग जो है थर्ड स्टेटमेंट इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन को बनाती है। बट ये आपको पता होना चाहिए, एवरीथिंग एवरीथिंग आफ्टर द मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस, तो मिनर्वा मिल केस के बाद एवरीथिंग अंडर द जुडिशियल रिव्यू, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर सब आता है, कोर्ट के अंडर आता है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि नाइन्थ शेड्यूल क्या जुडिशियल रिव्यू के अंडर है, तो वो इंपॉर्टेंट बनता है मिनर्वा मिल केस के बाद। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपको जजमेंट नहीं पता है, बट स्टिल आई विल कंसीडर इट एज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट। चलिए, डोमिसाइल, डोमिसाइल के बारे में, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है आपके पास, है ना, तो उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, बस उसी के बेसिस पे आप इसको देख सकते हैं, बट स्टिल कहीं पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एस्पिरेंट नहीं पढ़ता, आई विल कंसीडर इट इज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अब ये जो है ये कोई भी नहीं देखता भाई, डोमिसाइल के बारे में कौन देखेगा इतनी इंफॉर्मेशन, डोमिसाइल बनाया सबने होगा, बट इट इज अ डिफिकल्ट। अगर 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 आप हर एस्पिरेंट के रिस्पेक्टिव से सोचे, पर्सपेक्टिव से सोचें, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इट इज अ डिफिकल्ट, टोटली डिफिकल्ट, ठीक है। पार्डनिंग प्रेसिडेंट, भाई ये क्वेश्चन क्या था भाई, प्रेसिडेंट की पावर देखनी, यूएसए की वो भी, भाई इंडिया की पूछनी है तो इंडिया की पूछो। अब ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन, उनके जो बेटे हैं, उनका बेटा, ठीक है, सन, अब सन है या सन इन लॉ है, कुछ ऐसा ही है, उनके रिलेशन में उनको पार्डनिंग पावर की बात की जा रही थी, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर जो यूएसए के जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं, गार्डियन वगैरह, वहां पे इसको कवर किया गया था, लेकिन इट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट जिसको बोलते हैं, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस्पिरेंट पढ़ते पढ़ते रह जाते, कहाँ पावर उनकी बंदा देखेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ना लक्ष्मीकांत में ना कहीं किसी भी न्यूज अपना इसमें मैगजीन में, कोई भी इंडिया की कोई भी मैगजीन, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन देख ले, वहां पे आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बट इट वाज इन न्यूज, ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को पूछा था। इट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिटेंशन लॉ, ये इजीली लक्ष्मीकांत, और कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक लगा के, आर्टिकल 371 ए, इट इज सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने आर्टिकल 370 पढ़ा है, उसके बाद 370 71 ए बी सी डी करके अगर स्टेट देखी है, तो आप इसको इजिली कर सकते हैं, इजी वन, इट इज इजी वन। तो अभी तक मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन 12 बताए हैं जो इजी वन बताए मैंने, ठीक है, 12-15 से ऊपर लिमिट होगी ये। चलिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल छोड़िए इसको, अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन, ये जिस दिन एग्जाम था उसके पिछले दिन ही मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ के जाना, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, और ये इस बार आया भी था, और ये दोनों एक्सेप्शन थी, ठीक है, और जिसको पता था एक्सेप्शन है तो वो इस क्वेश्चन को टिक अच्छे तरीके से करेगा, जिनको नहीं पता था तो वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो नॉर्मली ये लक्ष्मीकांत में दिया है नहीं दिया है ये आपने सर्च देखना है, बट दीज वर द टू एक्सेप्शंस। और ये क्वेश्चन नंबर 34 किसी को भी नहीं पता, ठीक है, ये पता ही नहीं है, वन लाइनर, इसमें क्या आंसर देगा बंदा, ये भी छोड़िए। जीएसटी काउंसिल ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में कवर किया गया था करंट अफेयर कंपाइलेशन में, तो वहां से आप देख सकते हैं, बट इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, ये यूपी जेकेपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे पूछा था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जेकेपीएससी पीवाईक्यू में, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने द्वारा क्वेश्चन को डाला हुआ है, ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में इस क्वेश्चन को डाला गया है। चलिए अगला, अगला अगर हम देखें ये वाला व्यू, कुछ क्वेश्चन डिस्कस, जैसे फ्लैग कोड वाला है, तो इट वाज इन द 2023 वाला, 2023 में यूपीएससी के सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में ये क्वेश्चन डाला गया है,
ठीक है, तो क्वेश्चन डाला गया था। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कहाँ पे ये आया था क्वेश्चन। यूपीएससी में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया था, तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट था, तो ये आ भी गया इधर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो ना इजिली, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी इजिली हो सकता है, ये भी इजिली हो सकता है। ये वाला डिफिकल्ट है, करंट अफेयर पढ़ा है तो टू स्पेसिफिक है तो डिफिकल्ट है। 43 डिफिकल्ट है, 44 इज टू डिफिकल्ट। ठीक है, ऑल्दो यूपीआई मैंने बोला था कि भाई यूपीआई भीम वगैरह ये पढ़ के जाना, बट आपने जितना मर्जी पढ़ा हो, ये जो इन्होंने ओवरड्राफ्ट लिखा है, ओवरड्राफ्ट और ये प्री एथोराइज्ड ट्रांजेक्शन, तो ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं डिफिकल्ट करता है। ऑल्दो मैंने बोल दिया था कि एनपीसीआई यूपीआई भीम पेमेंट पढ़ के जाना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, बट ये क्वेश्चन नहीं निकलता आप जितना मर्जी पढ़ के गए हो। ठीक है, अगर जिसका सही है तो वेल एंड गुड, बट मैं बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अगर आपने वेबसाइट पे जाके चेक किया है तो फिर जाके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली आपको एनपीसीआई की वेबसाइट से क्वेश्चन निकल जाता है, या फिर आप ऐसे गूगल करेंगे यूपीआई यूपीआई 2.0, तब भी आप कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी इट इज अ इजी क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज में कवर था। अब किस टेस्ट सीरीज में था भाई मेरे को नहीं पता, बट चेक कर लेना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन करंट अफेयर में शायद से कवर है, इकोनॉमी वाले, तो ये डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन था, ये न्यूज में था। ठीक है, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 46 इकोनॉमी का, क्वेश्चन नंबर 47 इकोनॉमी का, दोनों डिफिकल्ट हैं। 48 इन्वायरमेंट का, दिस इज अ डिफिकल्ट। ग्रीन एग प्रोजेक्ट क्या है ये किसी को नहीं पता, बाकी ये पता होगा सिमलीपाल कहाँ पे है, चंबल कहाँ पे, कॉर्बेट राजाजी कहाँ पे, सुंदरबन, ये सबको पता होगा, बट ग्रीन टैग प्रोजेक्ट किसी को नहीं पता होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाला सबको नहीं पता होगा। ठीक है, ये करंट में था। और ये नेक्स्ट वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म मैंने ऑलरेडी बताया, ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये स्टैटिक एनसीईआरटी जीसी लियोंग से क्वेश्चन निकल सकता है। 52 जीसी लियोंग एनसीईआरटी, 53 जीसी लियोंग एनसीईआरटी, या पीएमएफआईएस की जो बुक है मार्केट में, वो एक अच्छी बुक है पीएमएफआईएस की, नेक्स्ट ईयर के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन मेंशन है। 54 क्वेश्चन जो है जेकेपीएससी ने ऑलरेडी ड्रेनेज पे क्वेश्चन पूछा था 2022 21-22 में, ड्रेनेज पे 22 पे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, और रिवर का नाम लिया था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ डेंड्रेटिक पैटर्न रेडियल वगैरह वगैरह, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन निकल सकता है। ये तो रेडियल है भाई, ये तो रेडियल सामने दिख रहा है। ठीक है, और ये डेंड्रेटिक है, ये ए वाला, तो उस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं कि 1 का ए 1 ए और सी का 2, बस ए आंसर निकल सकता है इसके डायरेक्टली, और कुछ नहीं भी पढ़ा है तो। ठीक है, लेकिन ये सोर्स बेसिस सोर्स क्या रहा है, जेकेपीएससी के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन ड्रेनेज पे पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बट रिवर का नाम लिया था और पूछा था कि कौन सी रिवर थी। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये किसी को नहीं पता होता, बट किसी ने अगर कोई पढ़ लिया होगा वन लाइनर में तो वो कर सकता है इसको। ठीक है, ऑल्दो ऑक्सफोर्ड लेक किसी ने अगर पढ़ा है डीपली, ऑक्सफोर्ड लेक करके अगर किसी ने पूछा पढ़ा है, तो वो इसका आंसर दे सकता है। बाकी जो है ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ वन लाइनर है, बट स्पेसिफिक थोड़ी पता होता किसी को। चलिए अगला, ये खुम्बू आइस फॉल, देखो माउंट एवरेस्ट पे क्वेश्चन ऑलरेडी जेकेपीएससी ने पूछा था, उसकी हाइट पूछी थी। ठीक है, वही एक अगर बैकग्राउंड लेके चले हम, जेकेपीएससी ने पूछा है तो उसी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं खुम्बू आइस फॉल पूछा है, ये भी न्यूज में था। ठीक है, पर स्पेसिफिक कोई पढ़ के नहीं जाता है। ठीक है, वो इतना न्यूज पर कहाँ देखेगा कि माउंट एवरेस्ट पे दोबारा क्वेश्चन आएगा, और उसमें भी खुम्बू आइस फॉल, कितने आइस फॉल है, तो इट इज अ डिफिकल्ट, इट इज अ मोस्ट इजी क्वेश्चन। इजी मैं इसलिए बोलूंगा, इजी इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी है, और मैंने बार बार टेलीग्राम पे बोला है भाई कि करंट पढ़ के जाना, करंट पढ़ के जाना। कौन सा करंट, ओशियन करंट भाई, ये मैं बार बार बोलता रहा है भाई, ये पढ़ के जाना, और कई बार मैंने इसकी डायग्राम भी जो है वो शेयर की टेलीग्राम पे। इट वाज इंपॉर्टेंट। अब क्या ये टेस्ट सीरीज में कवर था, यस कवर था, आपको बेसिक एनसीईआरटी भी तो जाना था ना, तभी निकलेगा क्वेश्चन ना, और इट इज अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हर बंदे ने एनसीईआरटी पढ़ी होती है, नहीं पढ़ी हो तो ये टॉपिक तो मैंने इंपॉर्टेंट में बता दिया था, बोला था, बोला था ना, नहीं बोला तो जाके चेक करिए, आप पता चल जाएगा आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। ये 1 इंच रेनफॉल इट इज अ डिफिकल्ट, सबको इतना नहीं पता होता है, स्पेसिफिक जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है उनको पता होगा। ठीक है,
और इस बार ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल था, तो मुझे लगता है उनके अराउंड, अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो अराउंड 18 से 20 क्वेश्चन थे, तो वो कहीं ना कहीं एज में है इस बार, जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये पढ़ ही लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो भी है, लेकिन ये बेसिक में आता है, तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ये कर सकते हैं। ये थोड़ा 61 वाला डिफिकल्ट था, नहीं कर सकते हैं। 62 डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि डिफिकल्ट नहीं, ये मॉडरेट लेवल का। इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल लेक्स पूछा है और ये सारी पूछे हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल लेक्स इंडिया की सारी पता है, तभी इसका आप आंसर दे पाते हैं। नहीं पता है तो नहीं दे पाते, लेकिन आई विल कंसीडर इट इज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज सब आर्टिफिशियल लेक्स नहीं पढ़ के जाते, सब रामसर साइड पढ़ के जाते हैं। चलिए अगला 64 इज अ इजी वन, इजी, टोटली इजी। अब ये क्यों पूछा है, तो भाई ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व वाज इन न्यूज। और भी छोड़िए, मध्य प्रदेश वाज इन न्यूज क्योंकि वो कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है वहां पे, और वो वाले रिवर्स तो पढ़ने इंपॉर्टेंट बन जाते थे। तो यहाँ से जाती है डी, जहां लिखा है इस पे बेटवा रिवर, ठीक है। बाकी ये जो यहाँ से जाती है ये महानंदा, महानंदा, ठीक है। और महानंदा रिवर वेस्ट बंगाल, इस दोनों से ये क्वेश्चन निकल जाते हैं, ये बाकी वाले ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकल जाता है ना। रिवर 4 का हमारे पास डी, 4 डी, 4 डी, 4 डी एलिमिनेट करके इसका आंसर निकल सकता है इजिली। देखिए कैसे निकलेगा, क्या बताया मैंने। ये तो आपको पता है कि डी कहाँ पे, मध्य प्रदेश वाली साइड है। इस पे रिवर कौन सी जा रही है, बिटवा, जो लिखी हुई है उन्होंने, रिवर बिटवा, ठीक है। ये 4 आएगा डी, 4 आएगा डी, और ये तो निकल गए, ये तो निकल गए ना एलिमिनेट करने के लिए। अब हमने देखना है भाई महानंदा यहाँ लास्ट में है, तो बी आएगा, सॉरी बी है ना लास्ट में, हाँ बी है। तो बी आ गया हमारे पास, महानंदा, ये आएगा बी, 1 बी, B1, तो आंसर डी। वरना ना इजी, अगर दो ही पता है आपको, जैसे ये नहीं पता है, ए सी नहीं भी पता है, तो बी यहाँ पे महानंदा, यहाँ पे बिटवा, बस उससे आंसर निकल सकता है, ठीक है। चलिए आगे, ये इजी था, रिवर सिस्टम अगर आपने पढ़ा है। चलिए आगे, आगे वाला देखते हैं इसके अलावा भी। अब ये क्वेश्चन विद पर्सपेक्टिव टू द, अगर देखें हम, तो डज नॉट ड्रेन इनटू अटलांटिक ओशन, तो रिवर जम्बेजी जो है ये साउथ अफ्रीका में है, और साउथ अफ्रीका से हमने क्या लाए थे, क्या लाए थे, कुन्नो नेशनल पार्क में क्या लाया था, लेपर्ड लाए थे ना, या शेर लाए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वे साउथ अफ्रीका की लोकेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा था, और इसका आंसर ये था, ये इंडियन ओशन में है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इजी वाला। इजी वाला मैं इसलिए बोलूंगा कि ने पूछा कि नेशनल पार्क और लोकेशन, भाई नेशनल पार्क नहीं भी पता आपको, ठीक है। आपको पता है कि भाई आपने टाइगर रिजर्व पढ़ के गए हैं, आप सिर्फ टाइगर रिजर्व पढ़ के गए हैं, तो कैसे निकलेगा, देखिए टाइगर रिजर्व, लेपर्ड नहीं, चीता, चीता। अब मैंने तभी बोला था ना स्टार्टिंग में कि भाई पूरा लेक्चर देखना है। अब कोई क्या है कमेंट करेंगे, सर लेपर्ड नहीं वो चीता था। भाई मैं देख रहा था ना कि भाई कितने देर में आप कमेंट लिखने वाले हो, समझ रहे हो। तो चीता इतना पता है, सबको पता है, इसलिए बोलता पूरा लेक्चर देखना होता है। चलिए नेशनल पार्क, लोकेशन, मैंने बोला अगर आपको टाइगर रिजर्व भी पता है, तो तब भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे जैसे सर इसका टाइगर रिजर्व किसका है, राजस्थान का है, बक्सा, जो जगह भी है ना बक्सा, बक्सर पता ना, बक्सर बैटल पता, बैटला बक्सर, तो बैटला बक्सर कहाँ पे, बैटला बक्सर कहाँ पे हुई थी, उससे भी निकल सकता है। चलिए छोड़िए, आपको वो भी नहीं पता है। बक्सा जो है टाइगर रिजर्व, या फिर बक्सा जगह कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। इसी से आपका आंसर निकल जाता है, इससे आपका आंसर निकल जाता है। ए का वन, ए का वन, ए का, सॉरी बी का वन, बी का आएगा वन, तो बी का वन, बी का वन, तो मतलब ये गया, ये गया। अब बचे हमारे पास दो एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। बी का वन, बी का वन, सॉरी बी का वन, नहीं 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 नहीं, बी का वन, बी का वन,
तो बी का 1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये कट गए, ये कट गए, ठीक है। बी का 1, बी का 1 आ रहा है और डी का 4 आ रहा है, ठीक है, और डी का 4 आ रहा है, तो इसका बी आंसर, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन से ही निकल गया, बाकी आपको ये पता है या नहीं है इसका कोई लेन देन नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट इज अ डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी वन। क्योंकि अगर आप नेशनल पार्क नहीं पढ़े तो टाइगर रिजर्व तो पढ़े होंगे, टाइगर सेंसिस आया था तो उतना तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इजी था ये क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको छोड़िए। अब 68 क्वेश्चन, बार बार मैंने कोर्स में बोला था कि भाई ये पढ़ के जाना आपने, ठीक है, इन्वायरमेंट वाले कोर्स में, वहां पे ये कवर था। यस इट वाज इजी, वैसे भी इजी था, अगर आप इन्वायरमेंट के कोर्स में थे, क्रैश कोर्स में जो कि पीएससी वाले, तब भी ये इजी था और वैसे भी इजी ही है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कवर था, इन्वायरमेंट में ये भी कवर था, ठीक है, तो ये भी दोनों इजी क्वेश्चन थे। ओके, 68 69 दोनों इजी, और ये कराया हुआ है पहले ही, मरकरी मिनीमाटा ट्रेजेडी है, ठीक है ना। अगर आपको पता है मरकरी मिनीमाटा कन्वेंशन हुई है 2013 में, तो यहां से ये मैच होता है, तो ये तो गलत हो गया फिर, अगर ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, और कैडमियम जो है वो अटाइटाई डिजीज से है, तो ये भी गलत हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं एक का आंसर आएगा, ठीक है। तो ओनली वन पेयर, आई होप यही आंसर होगा, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ट्रिक कैसे। मरकरी जो है, मरकरी की जो डिजीज है उससे होती है मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा तो अटाइटाई डिजीज थोड़ी बोलेंगे उसको, तो अटाइटाई कैडमियम से जो होती है वो उस, और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, ये क्वेश्चन भी इजी वन, ओनली वन पेयर, जहाँ ये हमने इसलिए डीडीटी, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। डीडीटी जो है ये मिनीमाटा ट्रेजेडी रिलेटेड टू मरकरी, नॉट इसके, ये और ये कट गया, फिर कैडमियम बचा, तो कैडमियम इसके साथ रिलेटेड है तो ये भी कट गया, फिर एक ही बचेगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी इजी था और कवर था ये क्वेश्चन नंबर 70 जो है, इट वाज डिफिकल्ट, बहुत स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, ये 5 मिनट इसमें लग जाते सोचने के लिए, इट इज अ डिफिकल्ट। आल दो ये जब फोर्थ स्टेट में जो लिखी है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कि वाटर इंडिया का इतने परसेंट है, तो इंडिया का वाटर सेंसस भी आया था, वर्ल्ड रिपोर्ट बड़ी सारी आई थी वाटर के रिलेटेड, तो उसके व्यू में ये क्वेश्चन था, बट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि ये 4 5 स्टेट में टाइम खाने वाला क्वेश्चन था। 71 वाला क्वेश्चन जो था ये इजी वन था, मोस्ट इजी वन, टेस्ट सीरीज में कवर था, टेस्ट सीरीज में भी कवर था, करंट अफेयर में भी कवर था, और ये हमने कोर्स में भी कवर किया था, वो हर जगह ये कवर था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट, जब मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी मैंने लिखा था पेरिस एग्रीमेंट, COP 21, साथ में मैंने लिख दिया था भाई INDC इसके रिलेटेड है, ये दो चीजें अगर मैंने लिख दी हैं, और टेम्परेचर, तो पता ही है आपको पेरिस एग्रीमेंट हुआ किसके लिए, क्लाइमेट टेम्परेचर के लिए, तो ये डेटा तो IPCC का ही है, ठीक है, ये तो करेक्ट ही है। इन्होंने पूछा है नॉट ट्रू, तो ये भी पढ़ना होता है क्वेश्चन में कि भाई नॉट ट्रू पूछा है, ये करेक्ट ही है। कंसीव नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बताया ही हुआ था। अब ये इन्होंने लिखा कि ये आपको स्टेटमेंट नहीं पता, लेट अस कंसीडर, ये आपको नहीं पता है क्योंकि COP 26 ग्लासगो में हुई थी, COP 27 जो है ये इजिप्ट में हुई थी, लेकिन आप मान के चलिए आपको COP 25 नहीं पता है, COP 24 नहीं पता है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट अंडर UNFCCC, ठीक है, उसके अंडर, बट इट इंटेंड टू रिप्लेस द नगोया प्रोटोकॉल फुली बाई 2020। भाई नगोया प्रोटोकॉल रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, वो है CBD के रिलेटेड, कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर आपको याद है, मैंने क्लास में भी करवाया था, नगोया प्रोटोकॉल और एक अलग से प्रोटोकॉल बनाई थी, पढ़ाई थी, ठीक है। तो CBD के लिए कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भाई, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो मतलब हो गया तीसरा वाला गलत है, तो अगर तीसरा वाला गलत है तो देखिए पहला वाला सही है, तो ये तो आएगा नहीं, दूसरा भी सही है तो ये तो आएगा नहीं, फोर्थ वाला छोड़िए, हमने पूछा है नॉट ट्रू, तो आंसर सिर्फ 3 वाला बन रहा है, बाकी वाला एलिमिनेट करके इजी वाला था, सिर्फ एलिमिनेट करके आंसर आता है। और अगर आपको सिर्फ यही पता है कि नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसका कोई लेन देन नहीं है पेरिस एग्रीमेंट से, तो ये इंपॉर्टेंट था।
कि आप इससे एलिमिनेट करके इसलिए इजी था ये, ठीक है। आपको पहली स्टेटमेंट दूसरी फोर्थ का कोई पता नहीं है तब भी आप इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 ऑलरेडी डिस्कस किया, इट इज अ डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 73 इट इज अ मॉडरेट क्वेश्चन। 74 डिफिकल्ट, इतना कोई भी नहीं देखता। 75 क्वेश्चन जो है सैटेलाइट के बारे में तो पूछा, बट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं न्यूज में था 2018 का करंट अफेयर, तो कहां देखोगे आप 2018-19 का, तो ये वाला आई विल कंसीडर इट इज अ डिफिकल्ट। आल्दो ये सैटेलाइट के रिलेटेड था, हमने सैटेलाइट कितना बोला, हमने चंद्रयान बोला, हमने बोला भाई गगनयान पढ़ के जाओ, आदित्य एल पढ़ के जाओ, भाई नहीं आया, एग्जामिनर है भाई, तो ये उन्होंने क्वेश्चन डिफिकल्ट डाला था, ठीक है। चंद्रयान और आदित्य एल नहीं डाला उन्होंने, इनकी मर्जी, बट नेक्स्ट टाइम के लिए तो चांसेस बन जाते हैं ना आने के। चलिए, ये वाला जो है ये साइंस का बेसिक है, बट इट इज अ मॉडरेट, ये इट इज अ, अगर जिसका ऑप्शन है ज्योग्राफी का 77 वो अच्छे से कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। 78 जो है ये कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखें। 79 इज अ डिफिकल्ट, बट अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी है, हाँ अगर आपने इंजीनियरिंग की नीट शीट की कोचिंग की, नीट तो इसके लिए होती है, आपने जेई एडवांस मेंस वगैरह की तैयारी की है, तब का अगर आपको याद हो, जहाँ 10th क्लास का याद हो, तो 10th क्लास में ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, 11th 12th में भी है, तो तब कर पाएंगे, अदरवाइज इतना स्टैटिक साइंस पूछी नहीं जाती है जेकेपी यूपीएससी में। जेकेपीएससी का ट्रेंड साइंस में जो दिखा इस बार, वो कहीं ना कहीं बेसिक को दिखा। अब ये देखिए प्रेस बायोपिया 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास का भाई, 10th क्लास का है, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, ये कहीं नहीं दिया है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, ठीक है। इट इज अ डिफिकल्ट, बट इट इज अ इजी वन, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में 10th क्लास का क्वेश्चन है। और ये आल दो मैंने कवर कर दिया था, किसमें ये किया था हमने, करंट अफेयर कंपाइलेशन की मिसलिनियस जो है, मिसलिनियस में आप क्वेश्चन देखेंगे 120 के बाद वाले क्वेश्चन, उसमें ये कवर किया है कि ये क्वेश्चन कवर किया था, एक इसके साथ वो क्वेश्चन था, जैसे एक और क्वेश्चन आगे आएगा वो मैं बता दूंगा, आप चेक कर सकते हो, उसमें मिसलेनियस में कवर किया गया था वो, तो इसलिए क्योंकि ये एंड में मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने वाला है, इसलिए वो इसको कवर किया गया था। 81 इज अ डिफिकल्ट, 82 इज डिफिकल्ट, और इसमें रिप्रेजेंटेशन जाने के चांसेस है क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू गलत दिखती है। नेटलिटी इट इज अ इजी वन, क्यों, क्योंकि भाई डेमोग्राफी सेंसस तो आना ही चाहिए, डेमोग्राफिक सेंसस आया नहीं है, लेकिन डेमोग्राफिक सिलेबस में लिखा है और इंपॉर्टेंट भी था, तो ये टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मोर्टालिटी टर्म, नेटलिटी टर्म, तो उसके रिलेटेड ये इजी वाला था, ये बड़ा डिफिकल्ट था, इतना इजी भी नहीं था, तो इट इज अ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इसलिए पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। हाँ, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है 85 वाला, ठीक है, आपको अगर पता है रीजनरेशन फ्यूजन क्या होता है, बर्डिंग क्या होता है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बट इट इज अ डिफिकल्ट क्योंकि 1 पेयर 2 पेयर बोला है, तो ये किसी को इतना स्पेसिफिकली साइंस टेक्नोलॉजी पूछी जाती है, यहाँ पे साइंस पूछी गई है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो क्वेश्चन है 86 वाला, ये यूपीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाया, यूपीएससी के पीवाईक्यू से उठा के, पीवाईक्यू यूपीएससी का देखिए, वहां से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है, वहां से उठाया डायरेक्टली। ये क्वेश्चन माइटोटिक सेल डिवीजन, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में जाके देखिए, इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट नहीं, साइंस का जो लेक्चर है, उसमें जो है ये माइटोटिक सेल डिवीजन स्पेसिफिकली कराया हुआ है मैंने, कि प्रोफेज, मेटाफोज, एनाफोज, टेलीफोज, और उसमें ये भी मैंने बोला कि भाई ये नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट दिखता है यहाँ जीके पीएससी के लिए, लेकिन क्वेश्चन आ गया। लेकिन इतना मैंने बोला था कि भाई पूरा डिटेल में ना पढ़े, लेकिन कम से कम क्रोनोलॉजी पढ़ ही भाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफोज, टेलीफोज कैसी होती है, ये मैंने बोला था उस टाइम में, ठीक है। और ये वाला हमने जब डिस्कस किया था साइंस वाला, साइंस की क्लासेस में, कि भाई यूपीएससी के पीवाईक्यू के कौन कौन से क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने, और उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको बोला था कि भाई 20-25 क्वेश्चन तो बोले थे मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, साइंस में से जो बेसिक साइंस थी, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ओके, कि भाई ये आपको करना है। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दिख सकता है, ये 87 वाला, ये उनको दिख सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये भाई कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल जो स्टूडेंट है वो इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल डिवीजन में कहीं ना कहीं माइटोसिस और मियोसिस जो है, ये टर्म वहां पे दिखती है। जो भी बायोलॉजिकल स्टूडेंट था, बायोलॉजी का स्टूडेंट था, ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए, या फिर जिसने तैयारी की थी नीट शीट की,
ठीक है, या फिर बेसिक बीएससी है साइंस में, तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर मतलब निकाल सकते हैं। बाकी वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए दिस इज द डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ठीक है। बट ये हमने टेस्ट सीरीज में कवर नहीं था, टेस्ट सीरीज में बिल्कुल कवर नहीं था ये, बट जो हमने लेक्चर क्लासेस ली थी वहां पे कवर था ये, ठीक है। क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी के, जब वो आ रही थे क्रोमोसोम वगैरह, डीएनए का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था, उसमें क्रोमोसोम जो है कैसे वो डिवीजन होती है उसकी सेल की, तो उस टाइम में एक टर्म पढ़ ली थी, उसमें इनसे ही निकल गया। अब ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल भाई 10th लेवल का है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने आप पढ़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन याद करो 10th की क्लासेस, ठीक है। जैसे ये है, ये आप नॉर्मल बनाते थे, ठीक है, और यहाँ से ये आप ये वाला नॉर्मल आया, यहाँ से बेंड करते थे, ठीक है, तो ये इसकी तरह बेंड हुआ, ये आ गया रेयर मीडियम, ये आ गया डेंसर मीडियम, यहाँ से आप ऐसे करके करते थे, फिर वो बनाते थे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ये वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस 10th क्लास का, ठीक है। और ये लूसेंट से भी निकल सकता है क्वेश्चन, बट 10th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकलता है, ठीक, ये भी एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी 10th क्लास का, ठीक है। और प्रेस बायोपिया वाला भी 10th क्लास की एनसीईआरटी का, ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, 10th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं कवर था, अगर आप टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर कंपाइलेशन में मिसलिनियस में देखेंगे। अभी करंट अफेयर कंपाइलेशन क्योंकि ये क्वेश्चन रह चुके थे मेरे से, ठीक है, तो इसलिए हमने मिसलिनियस में डाल दिए, इसका कोई लेन देन नहीं था करंट से, स्टैटिक था, लेकिन क्वेश्चन को हमने कहीं ना कहीं कवर तो करना था ना, इसलिए हमने मिसलिनियस में डाल दिया कि अगर ये क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको ये चीज पता हो, ठीक है। इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता था 1990s में, ठीक है, और यूपीएससी 2013 के बाद ऐसे क्वेश्चन पूछना बंद कर गया है, बट जेकेपीएससी ने ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, तो आपने भी 2024 के लिए स्टार्ट कर देना है कि भाई बेसिक जो है वो पढ़ के जाना है, बेसिक साइंस 10th लेवल वाला, ठीक है। आलू आगे हम कोर्स में कवर करेंगे, जो भी एस्पिरेंट्स 2023 वाले कोर्स में थे उनको फ्री एक्सेस दिया जाएगा 2024 वाला, ठीक है, सुनना ध्यान से। 2023 वाले एस्पिरेंट जितने भी हैं जो कोर्स में थे, जिनका हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं होगा उनको 2024 का एक्सेस दे दिया जाएगा विद 10% अमाउंट जो भी देना पड़ेगा, 100-200 रुपया, क्योंकि फ्री का ऐप में हम आगे वो नहीं कर सकते, लेकिन जब तक ये इसकी वैलिडिटी है तब तक 24 वाला जितना भी कुछ आएगा वो आपको 23 में मिलेगा, 23 में मिलेगा आपको, बट इसकी वैलिडिटी जो एक साल की वो एक्सपायर होगी, उसके बाद आपको 24 में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 24 वाला 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो उसमें हो सकता है 10% मतलब हो गया, अगर 2000 भी फीस होगी, उसका 10% मतलब हो गया 200 पे करके आप शिफ्ट हो सकते हैं 2024 वाले बैच में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 24 वाले लेक्चर जब तक आपकी वैलिडिटी 23 वाली है, क्योंकि ऐप में क्या होता है जब हम कोर्स लॉन्च करते हैं उसकी स्पेसिफिक वैलिडिटी होती है, और वैलिडिटी एक बार जब हमने डाल दी, अब मैं अगर उसको इंक्रीज भी करूँ तो पुराने वाले स्टूडेंट जो है उन्होंने जब कोर्स खरीदा था उनकी 1 ईयर की वैलिडिटी सेम रहेगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको 2 साल भी कर दूं तो पुराने वाले स्टूडेंट को वो एक्सेस नहीं मिलता ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऐसा ही एल्गोरिथम है ऐप का, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना कि क्यों वैसा करेंगे, लेकिन उनको सारे जो भी लेक्चर होंगे 24 वाले आपको फ्री के मिलेंगे 23 वाले कोर्स में, ठीक है। खासकर ज्योग्राफी और हिस्ट्री स्टार्ट होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि वहां पे हमारे पास 2023 वाला जो कोर्स है उसमें इन्वायरमेंट कवर है, साइंस कवर है, पॉलिटी कवर है, सी सेट कवर है, ठीक है। इस बार जो 24 वाला बैच आएगा उसमें ये चीज ऑलरेडी सेम ही है, बस इसमें करंट इन्वायरमेंट का देखेंगे, साइंस का बेसिक पढ़ाएंगे हम, टेक्नोलॉजी वाला ऑलरेडी कवर है, और सी सेट तो कवर ही है सब कुछ, सी सेट में सिर्फ कंप्रीहेंशन पे थोड़ा सा लेक्चर और डालेंगे 24 वाले बैच में, और इसमें 24 में हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री से स्टार्ट होगा 24 वाले बैच में, इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिटी ऑलरेडी कवर है, साइंस का सिर्फ बेसिक थोड़ा सा करवाएंगे हम, बेसिक वाला, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कवर है, ओके। चलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कवर है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, मेंडलियन डिसऑर्डर, ये मेंडलियन डिसऑर्डर ये लेक्चर नंबर 9 में हमने कवर किया था, लेक्चर नंबर 9 में साइंस के, वहां पे इसको कवर किया गया था, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, वो वहां पे देख लीजिए। और ये जिन्होंने वो लेक्चर लिया उनके लिए इजी था, जिन्होंने नहीं लिया था तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, उनके लिए डिफिकल्ट था भाई, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था उनके लिए डिफिकल्ट था, ठीक है। डिफिकल्ट क्यों बना, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ये ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री, इसने क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया है, ठीक है।
चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 अगर देखें हम तो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ ना, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है पूछने का, ठीक है। ये उसके ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में क्वेश्चन है और स्पीसीज के बारे में बताया है, रिलेटेड टू एनवायरमेंट और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। बट रेड पांडा अगर देखें हम, देखो यहाँ पे लिखा फेशियल कलर ऑफ चाइनीज रेड पांडा कलर इज रेडर देन द हिमालयन रेड पांडा, तो ये थोड़ा सा इतना किसको पता होगा, तो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसिडरिंग द पॉइंट कि भाई इतना फैक्चुअल डाटा और ये सारी चीजें नहीं पता होती है, लेकिन अगर गैस मार्क करेंगे आप तो तब भी आप इसको कर सकते हैं। 92 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कवर था, ठीक है। आपको अगर पता है कि भाई पिच ब्लैक नेवल एक्सरसाइज है किसके बीच में, क्वाड कंट्री के बीच में है, तो क्वाड कंट्री का आपको पता होना चाहिए मालाबार एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो क्वाड कंट्री के बीच में, क्वाड कंट्री में 4 कंट्री आती हैं, इंडिया उसका मेंबर है, ठीक है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और शायद से जापान है, ठीक है। इंडिया और यूएसए है, बाकी चेक कर लेना। इसमें मालाबार एक्सरसाइज होती है। अगर ये मालाबार एक्सरसाइज है तो भाई ये पिच ब्लैक वाला वैसे भी रिसेंटली सितंबर अक्टूबर में ये न्यूज में था, बट ये क्वाड मेंबर के बीच में नहीं है, ठीक है। उसके बीच में मालाबार है। अगर आपको मालाबार पता है, वो करंट अफेयर में भी ये कवर कवर था, टेस्ट सीरीज में भी कवर था ये, तो वन नहीं है, वन नहीं है, तो कहीं ना कहीं या तो टू होगा या फिर नीदर वन आर टू होगा, ठीक है। और ये इसका अगर आप पूरा पढ़ेंगे इस तरीके से तो फिर आंसर आप निकाल सकते हैं या डी या बी, ठीक है। लेकिन इसका आंसर सही दिया है जेके बीएससी ने, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। 93 इट इज अ इजी वन। अगर आपको ये पता है कि क्वाड के कंट्री के बीच में कौन सी नेवल नेवल एक्सरसाइज होती है, ठीक है, उनके बीच में एक ही होती है मालाबार एक्सरसाइज, करंट अफेयर में कवर था, पता होना चाहिए आपको। 93 का जो है इट वाज नॉट कवर इन एनी करंट अफेयर, किसी भी मेरे को नहीं दिखा ये, सिर्फ ये एक दो वेबसाइट पे दिखा, जब हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं space.com पे या फिर अदर वेबसाइट पे, यहाँ पे इसको दिखता है ये वाला फैक्ट, ठीक है। वही ये न्यूज में था अभी रिसेंटली सितंबर के एंड में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में ये न्यूज में था। इट इज रिलेटेड टू द एस्ट्रॉइड मैपिंग, बट फिर वही है कि भाई इतना स्पेसिफिक कौन पढ़ता है, ठीक है। लो, ये किसी भी करंट मैगजीन में कहीं भी मार्केट में इंडिया में नहीं था ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 94 वाला क्वेश्चन। 94 वाला थोड़ा सा टेक्निकल था, मतलब इजी वाला था, बस इसमें लोकेशन आपको पता होना चाहिए रिवर गंगा की, तो निकल सकता था। क्वेश्चन नंबर 95 बस टू इजी, टू इजी, बहुत अच्छे तरीके से G20 और ये ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में भी कवर था, करंट अफेयर में भी कवर था। इसका क्वेश्चन आंसर इजीली निकल जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट G20 की जो समिट हुई थी ये 2008 में हुई थी, 2007 आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 2007-8 में, 2007-8 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उस दौरान में फर्स्ट मीटिंग हुई थी G20 की, ठीक है। और अगर थ्री गलत है, थ्री अगर गलत है तो थ्री गलत है, थ्री गलत है, थ्री गलत है, तो आंसर निकल जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, राइट। क्यों, क्यों फर्स्ट G20 समिट कहाँ हुई थी, वो 2007-8 में हुई थी, ठीक है। और उसी के बेसिस पे इसका आंसर निकल जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 95, रह गए 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बोला था पूरा सुनना, आपको इसका फायदा अगले साल होने वाला है। इस बार हो गया प्रीलिम, अच्छी बात है, अगले साल पता चलेगा। सिंपल पूछा है कि भाई इंडिया वर्ल्ड बैंक का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इकोनॉमी के रिलेटेड था, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इट इज सिंपल, इट इज या मॉडरेट बोल सकते हैं, बट नॉट द डिफिकल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 वेरी स्पेसिफिक, इट इज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, नॉट इजी वन, क्योंकि हर बंदा ये पढ़ के थोड़ी जाएगा सर करीब। हाँ, जिसने ज्योग्राफी को काफी ध्यान से पढ़ा होगा तो वही इसको कर सकता है, बाकी वाले नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 98, इट इज अ इजी वन, ठीक है। और अगर आपको लद्दाख के जो है ग्लेशियर पता है तो आप इसको नॉर्मली टिक कर सकते हैं इजी वन से, दोनों क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया 99 इज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि ये नहीं पता होता है सबको, वन लाइनर क्वेश्चन इसमें डिफिकल्टी बन जाती है। 100 क्वेश्चन जो है ये भी किसी को पता नहीं होता है, बट स्टिल किसी को अगर पता भी था तो इसका आंसर बी और सी आने वाला है, ठीक है। ये था हमारे पास जो पेपर की डिस्कशन, सी सेट की डिस्कशन हम बाद में करेंगे, कंप्रीहेंशन एज ए पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे उसको 2023 सी सेट के लिए। ये था जीएस वन में, जीएस वन पेपर वन में
पेपर 1 में अप्रोक्सीमेटली अगर आपने देखा, मैंने इजी टू मॉडरेट कम से कम 25 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट थे, ठीक है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, ठीक है। 20 क्वेश्चन मॉडरेट यार, 5-6 क्वेश्चन इजी थे, बाकी जो डिफिकल्टी लेवल था सारे क्वेश्चन में था, ठीक है, बाकी वाले में था। और स्पेसिफिक मैं बोलूं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 18 से 22 तक ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिखे, इन्वायरमेंट मिला के 30 तक क्वेश्चन दिखे। साइंस का आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं दिखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1-2 ही क्वेश्चन थे, बाकी बेसिक साइंस थी। और जो बेसिक साइंस थी वो थी 10th क्लास की, और 10th क्लास की अगर आपको नहीं आ रहा तो 10th क्लास की साइंस उठाइए, पता चल जाएगा आपको, उसी में से था। दूसरा तो ये था कि इन्वायरमेंट का तो मैंने बता दिया, इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे वो इजी वाले थे, इन्वायरमेंट का कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमें हमें इस एग्जाम में इकोनॉमी कहीं कहीं मिसिंग दिखी। मिसिंग का मतलब ये नहीं कि भाई कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे, क्वेश्चन 5-7 थे, वो करंट बेस पे थे, बट उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। बाकी बेसिक जो इकोनॉमी का होता है जैसे सिलेबस में मेंशन है, बेसिक में से एज सच जो बेसिक, जैसे यूपीएससी भी है तो यूपीएससी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के क्वेश्चन डालता है भाई कि ये बेसिक है आपके आरबीआई का मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी वगैरह, फिर भी कहीं ना कहीं स्टैटिक से क्वेश्चन डालता है। बट यहाँ पे आपको इकोनॉमी में बेसिक क्वेश्चन कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ करंट बेस पे था, जो था वो भी डिफिकल्ट था, ठीक है। इसको मद्देनजर करते हुए अगर कट ऑफ देखें हम, मैंने बोला कि भाई ज्योग्राफी जिसका ऑप्शनल था उसको एज है, पहली बात ये, ठीक है, और जिसने ज्योग्राफी अच्छे से ही पढ़ा है उसको भी एज है। फिर रही बात हिस्ट्री, हिस्ट्री में हमारे पास अगर एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न से 1-2 क्वेश्चन दिखे, मेडिवल से 4-5 क्वेश्चन दिखे, और एंशियंट से 2-3 क्वेश्चन दिखे। और अगर बात करें हम मेडिवल की, तो मेडिवल के जितने भी क्वेश्चन थे वो यूपीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन निकल सकते थे। अगर आप में से किसी ने प्रैक्टिस की हुए थे तो उसके मेडिवल के आंसर सारे क्वेश्चन सही हो सकते थे। एंशियंट के भी आईबीसी साइट पूछा था जैसे, और बाकी महाजनपद पूछा था, तो वो भी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आते क्योंकि वो भी प्रैक्टिस किए होते कहीं ना कहीं। मॉडर्न पे 2 क्वेश्चन, जो 2-3 क्वेश्चन थे वो, एक तो वो डांडी मार्च वाला जो क्वेश्चन था तो वो इजी वन था, बट उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन था तो वो डिफिकल्ट था। तो ओवरऑल हिस्ट्री का कंपैरिजन में बोले तो हिस्ट्री का अगर आपको लग रहा है कि तो भाई मेडिवल का जो क्वेश्चन है, मेडिवल का जो क्वेश्चन है अगर आपने यूपीएससी का पीवाईक्यू किए हैं देन आपके लिए ये इजी है, अगर नहीं किए तो ये साथ के साथ जो 5 7 क्वेश्चन है ये सारे आपको डिफिकल्ट दिखेंगे अगर आपने यूपीएससी की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं की है। प्लीज 2024 के लिए ये मान के चलिए कि आपको हिस्ट्री के लिए यूपीएससी पीवाईक्यू पढ़ना पड़ेगा, उसको एनालाइज करके पढ़ना पड़ेगा, फिर ही काम आपका इजी हो सकता है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हैं हिस्ट्री के तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, पॉलिटी के क्वेश्चन भाई बेसिक जो पॉलिटी है जो पढ़ के जाते हैं उसमें से सिर्फ 4-5 क्वेश्चन निकलते हैं, बाकी 4-5 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लेवल दिखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कट ऑफ देखें तो जनरल वालों का, जनरल वालों का कट ऑफ, ठीक है। अब हम देखिए एनालिसिस जो है, मैंने देखा कि 3-4 ग्रुप्स जो भी मेन जम्मू में है कहीं ना कहीं, और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एनरोल हैं कहीं ना कहीं, तो जब भी जो आइडिया एक आउटपुट मिलती है, और बाकी जो टॉपर पिछली बार के जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनसे मैंने बात की कि कितना जा सकता है, जो एस्पिरेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में है या कोर्स में है या टेलीग्राम पे है, यूट्यूब पे या कहीं भी है, ठीक है, जब उनका एनालिसिस आता है तो कहीं ना कहीं इनके जो स्कोर रहते हैं वो 40 to 60 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें है, और रेयरली जो स्टूडेंट है वो 32 और 42 के बीच में है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट कहने मतलब हो गया अगर 500 स्टूडेंट का एनालिसिस डाटा में देखूं तो उनका डाटा कहीं ना कहीं इस ओर जा रहा है, इशारा इस ओर कर रहा है, ठीक है। और बाकी वाले स्टूडेंट हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे जा रहा है। अब डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है, वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो मैंने फैक्टर पहले बताया 2022 में। फैक्टर क्या है, सीसेट डिफिकल्ट था, 23 में सीसेट सीसेट जो है इजी था, मतलब इजी था, यहाँ पे डिफिकल्ट था। पोस्ट 220 के आसपास थी, 75 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेपर जो डिसाइड कर रहा था वो पेपर सी सेट डिसाइड कर रहा था कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे 23 में कट ऑफ जो डिसाइड करने वाला वो सी सेट नहीं है, वो है पेपर 1, पेपर 1। और अगर मैक्सिमम बच्चों के 42 to 60 मार्क्स बन रहे हैं तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है मेरी तरफ से
जो मुझे एनालिसिस लगा वो 50-60 रहने वाला है, 50-60 या 65। कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे हम तो वो 50 से नीचे डाउन जा सकता है अप टू 35। ठीक है, बाकी डिफरेंट कैटेगरी वाइज वो आप खुद सोचिए जब रिजल्ट आएगा। ये कैटेगरी देखो कट ऑफ निकालना, ऑफिशियल कट ऑफ आता ही नहीं है, ऑफिशियल जेकेपीएससी का कट ऑफ नहीं आया और निकालना भी चाहिए। जेकेपीएससी को जो कट ऑफ जो है वो निकालना भी चाहिए। 22 का भी निकाला, 21 का भी निकाला, 2022 का भी निकाला। वो तो एस्पिरेंट है जो सिलेक्टेड होते हैं, वो उनसे पता चलता है कि भाई कट ऑफ इतना है। ठीक है, ओवरऑल मैंने अभी बोल दिया 50 से लेके 65 जनरल कैटेगरी के लिए, 50 से नीचे जो है वो अदर कैटेगरी वाले। ठीक है, अब अदर कैटेगरी में स्पेसिफिकली नहीं बोलना सर इसमें कितना जा सकता है उतना ये जा सकता है। 5 दिन का वेट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ पे क्या करना है, कट ऑफ अगर पता भी चलेगा क्या करना है, जब सेलेक्ट होना हो ही जाना है। समझ रहे हो ना, कट ऑफ सिर्फ होता है कि जो 10 दिन है इसमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और सीधे मेंस की प्रिपरेशन करें। और जिसकी सिलेक्शन होगी वेल एंड गुड, जिसकी सिलेक्शन नहीं होगी वो 2024 की तैयारी करें। और अपनी जो वीक एरिया है, जो भी आपका वीक एरिया है, अब ये तो है नहीं भाई आपकी सिलेक्शन नहीं हुई आपने प्राई छोड़ दी, क्विट कर दिया। नो, 2024 का एग्जाम 22 में हुआ, 21 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में भी होगा। ठीक है, जेकेपीएससी का ट्रेंड को देखना है। अब सिर्फ देखना है कि भाई अपनी गलतियों को देखना है। मैंने बता दिए कौन कौन से सोर्स थे। यूपीएससी पीवाईक्यू नहीं छोड़ने हैं, स्टार्टिंग से ही आपकी सिलेक्शन होती है वेल एंड गुड, मेंस की हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसकी सिलेक्शन नहीं होती है तो 2024 की डायरेक्टली आज से तैयारी करनी है, उधर भी मंथ कम बचे हैं। ठीक है, प्री कम मेंस दोनों इकट्ठे पढ़ना है। जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी उनको प्री कम मेंस दोनों पढ़ना है, एक ऑप्शनल पढ़ना है साथ में और साथ में जीएस का सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो उनको साथ में लेके चलना है। प्री का भी और सी सेट भी पढ़ के जाना है। सी सेट पढ़ना मतलब हो गया डेली की प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि सी सेट फिर से अगली बार डिफिकल्ट आ गया, फिर बोलोगे नहीं सर पिछली बार की तो 2023 की तरह आसान आ गया, फिर कोई दिक्कत है। तो अभी जो है जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी, आई विल रिकमेंड चुपचाप करके ऑप्शनल, जीएस और सी सेट पढ़ना स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। आंसर राइटिंग स्टार्ट करें अप टू जनवरी। अप टू जनवरी नहीं, पेपर अगर केएस का देना है तो वो तो अपना जुलाई अगस्त में पेपर होगा, टेंटेटिव रखो जुलाई अगस्त में। बट ये है कि कम से कम जन फेब फेब तक आप जो है आंसर राइटिंग प्लस ऑप्शनल स्टार्ट करिए। ठीक है, बाकी जो है कट्टा मैंने बता दिया। ओवरऑल क्या बोला, रिप्रेजेंटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, रिप्रेजेंटेशन का उसका मैंने बोल दिया कि भाई क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा या ग्रेस मार्किंग मिलेगी। ठीक है, या क्वेश्चन डिलीट या फिर ग्रेस मार्किंग मिलेगी। डिलीट होगा जिनके आंसर सही मिल रहे हैं उनका ड्रॉप डाउन होगा, जिनके 50 मार्क्स बन रहे हैं हो सकता है उनके 45 बने, 40 बने, वो ड्रॉप डाउन होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन डिलीट होगा तो किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, समझ रहे हो। ग्रेस होगा तो वो सबको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जिसका सही है उसका भी, जिसका गलत है उसको भी, समझ रहे हो। तो ये वाला प्रोसीजर है। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द प्रीलिम रिजल्ट जो 25 ऑफ अक्टूबर को आने वाला है। टेंटेटिव बोल रहा हूं मैं क्योंकि 10 दिन के बाद रिजल्ट आ ही जाता है, 10 डेज में, विद इन 10 डेज। और कट ऑफ तब देख लेना आप, कट ऑफ सिर्फ होता है कि भाई आप आगे मेंस की तैयारी स्टार्ट करें या ना करें। ठीक है, उसके लिए होता है कट ऑफ कि भाई कितना जा सकता है कितना नहीं। तो मैंने ओवरऑल आइडिया बता दिया आपको, 50 टू 65 जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी मतलब ओपन मेरिट, बाकी 50 से नीचे जो है वो अदर कैटेगरी वाले। अब ये कितने तक होगा ये डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट का कितना पेपर हुआ आगे पीछे जो भी है, लेकिन मैंने बता दिया मैक्सिमम स्टूडेंट 42 से लेके 60 तक डेटा एनालिसिस अराउंड 500 प्लस स्टूडेंट का हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह से अगर अलग और भी सोर्सेज अगर देखेंगे आप तो वहां पे भी यही है, वही स्टूडेंट है जिसका जो कट है, मतलब जिसके मार्क्स जो है 60 और 75 के बीच में बन रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल है, सबके ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शनल मतलब हो गया कि भाई 20 कैंडिडेट होंगे उसमें से एक कैंडिडेट तो होगा जिसके स्कोर होंगे। और मैंने बता दिया पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, उसने उसके 7-8 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू पढ़े वो सही हो गए, हो सकता है उसका ज्योग्राफी ऑप्शन है, हो सकता है उसकी ज्योग्राफी स्ट्रांग हो तो उसके 18 क्वेश्चन वहां से हो गए, हो सकता है पॉलिटी के उसके 3-4 क्वेश्चन सही निकल गए, इन्वायरमेंट के साथ क्वेश्चन निकल गए। तो उस तरीके से एनालिसिस करके कोई एस्पिरेंट 75 मार्क्स भी ले सकता है। अब मेरे को कोई बोलेगा 100 प्लस मार्क्स लिए तो दैट इज द डिफिकल्ट पोर्शन कि 100 प्लस किसी ने मार्क्स भी लिए, लेकिन वो एक्सेप्शन बंदा होगा जिसने काफी मेहनत की होगी। ठीक है, बट मैंने बता दिया इस रेंज में रहने वाला है। वेट करिए 4-5 दिन का, पता चल जाएगा क्या है। बाकी रिप्रेजेंटेशन का आपने कौन सा क्वेश्चन किया है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है, यूट्यूब पे।
और बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट जेके पीएससी के रिजल्ट के टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मेंस का कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं 2023 वालों के लिए, और 2024 के लिए हम कोर्स लॉन्च करेंगे प्री का मेंस या नहीं करेंगे, या हम तभी डिसाइड करेंगे। अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्ट्रेटजी में जरूर डिस्कस करूंगा कौन कौन से टॉपिक और क्या क्या चीजें रहने वाली हैं जेके पीएससी मेंस 2023 के लिए। कोर्स लॉन्च करना है नहीं करना है वो डिपेंड करेगा, अभी डिस्कस करना पड़ेगा टीम के साथ किस तरीके से वो चीजें चलती हैं। बट अभी के लिए कोई भी मैं अनाउंस कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बट ये है कि रिजल्ट के बाद 2023 का रिजल्ट के बाद मेंस की स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर देंगे, जिसमें आपने क्या क्या सोर्स करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपर के नोट्स पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस कर देंगे एक ही लेक्चर में। वही देखना आपने, वही 3 महीने पढ़ना है, ठीक है। स्पेसिफिक कोर्स होगा तो कोर्स के लिए 3 महीने में क्या चीजें आज मतलब ली जा सकती हैं, क्या नहीं ली जा सकती है, ये टीम से के साथ डिसाइड करना पड़ेगा। Okay, with this, we are going to end the class. All the best to all of you for prelim result. Okay, मेरी तरफ से God bless you. Thank you so much. जय हिंद.